अगर हजार के हजार लोगों को आपकी स्ट्रेटजी प्रोवाइड करी जाए, क्या सभी लोग प्रॉफिट बना पाएंगे? कि जब आपकी स्ट्रेटजी समझ रहे हैं, उससे पहले प्री रिक्विजिट क्या है, हमें कैसा माइंडसेट रेडी करना पड़ेगा आपने? कितना भी अच्छा स्ट्रैटेजी बना लो, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट और टेम्परामेंट राइट नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। मोस्टली ट्रेडर्स आर इंटरेस्टेड टू नो कि स्ट्रैटेजी जल्दी से मुझे बता दो और जल्दी से उसको अप्लाई करना शुरू कर दो, क्योंकि सबको ना जल्दी है, और जिनको जल्दी है उनको मार्केट बहुत दूर छोड़ के आया है। अगर आप देखेंगे तो एमएसीडी ने डाउन साइड क्रॉस किया है, लेकिन वो हमें करना नहीं है, वो हमें करना कॉल बाय करनी है, कॉल बाय करनी है। और ये दोनों जो बैंड लगे हुए हैं इसके ऊपर होना चाहिए प्राइस। अगर कैंडल्स बैंड के बीच में चला गया है तो भी मैं ट्रेड नहीं करूंगा, वो साइडवेज मार्केट है। मैं यहाँ पे जब चेक करता हूँ तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये प्राइस 56 पॉइंट पे जाकर के मार्केट क्लोज हो गया। ये जो मोमेंटम आता, ये वाले मोमेंटम, ठीक है, इनको कैसे कैच कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे भी ग्रीन है। बहुत सारे लोग हैं जो स्कैल्पिंग करना तो चाहते हैं। आपकी प्रैक्टिस है वैगनआर ड्राइव करने की और आपको एकदम से फरारी मिल गई। कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी प्रैक्टिस में और आपके टेम्परामेंट। जैसा मैंने बताया कि इंट्राडे में या स्कैल्पिंग में क्विक मनी का जो अट्रैक्शन है, पर हमें लगता है कि बस हम पैसे लगाएंगे और थोड़ी देर में पैसे बन जाएंगे और हम पे आउट लेंगे और अपनी लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। क्या ये थॉट प्रोसेस गलत है आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जितनी देर हम हाय गाइस, वेलकम टू अपसर्च। दोस्तों, ये मार्केट हम सभी लोगों को अलग अलग तरीके से टेस्ट करता है। जहां पर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी पेशेंस टेस्ट होती है, वहीं पर इंट्राडे ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी टेस्टिंग्स होती हैं। कैसे वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा, सस्टेन कर पाएगा, ये सारी चीजें। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी की पेशेंस और सबसे ज्यादा अगर किसी की स्किल टेस्ट होती है, वो होती है ऑप्शन बायर की। इसीलिए मार्केट में बहुत ही कम ऑप्शन बायर हैं जिनका प्रोफेशन ऑप्शन बाइंग का है। बहुत ही कम ऐसे ट्रेडर हैं जो ऑप्शन बाइंग को सालों साल कर रहे हैं और वहां पर प्रॉफिटेबल भी हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ट्रेडर मौजूद है जिनको मार्केट में 17 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है। आपने इनको हमारे प्लेटफॉर्म पे पहले भी देखा है और इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से हमें बहुत सारे बिहेवियर, इमोशन और रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक्स बताई हैं। दोस्तों, आज मेरे साथ है अनिमेश केसर। अनिमेश जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम और अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए, अग्री करने के लिए कि कैसे हम ऑप्शन बाइंग के थ्रू पैसा कमाने के बारे में सोच सकते हैं। देखिए, हर किसी की स्किल होती है, क्योंकि स्किल एक्वायर करना भी मुश्किल काम होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, हर कोई इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाता है। लेकिन आपने अग्री किया कि आप अपनी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सो सर, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हमारी जो पहले ऑफ कैमरा डिस्कशन हुई है, दैट इज इंडेक्स ऑप्शन बाइंग। ट्रस्ट में मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम है। करेक्ट। तो आर वी श्योर कि हम यही डिस्कस करने वाले हैं? यस, हम इंडेक्स ऑप्शन बाइंग एंड स्कैल्पिंग के ऊपर भी बात करेंगे। मैं आपको 2 स्ट्रैटेजीज आज देने वाला हूँ, नॉट ओनली वन। और हमें लास्ट वीडियो में बहुत सारा लोगों ने प्यार दिया, राइट, और बहुत सारे लाइक्स एंड कमेंट्स आए। तो मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं अपने ऑडियंस को अच्छे तरीके से हेल्प करूं। सर, हम सीधा स्ट्रेटजी में चलेंगे, लेकिन उससे पहले बस एक मेरा क्वेश्चन है। सर, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 1000 ट्रेडर या उससे भी ज्यादा लोग इस समय पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, सेशन देख रहे होंगे। करेक्ट। अगर 1000 के 1000 लोगों को आपकी स्ट्रेटजी प्रोवाइड करी जाए, क्या सभी लोग प्रॉफिट बना पाएंगे, या कौन सी ऐसी चीज है जो उनको स्ट्रेटजी सीखने से पहले मास्टर करनी पड़ेगी? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर अगेन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने क्वेश्चन पूछा कि अगर एक ही स्ट्रैटेजी सबको पता चल जाएगी तो कितने लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, कितने लोग नहीं हो सकते। करेक्ट। और या फिर मेरा एक और भी क्वेश्चन था इसके अंदर कि क्या चीज ऐसी हम पहले से माइंड में बिठा के बैठे कि जब आपकी स्ट्रेटजी समझ रहे हैं, उससे पहले प्री रिक्विजिट क्या है, हमें कैसा माइंडसेट रेडी करना पड़ेगा अपने? बहुत जगह बोला जाता है कि ये एक ना जीरो सम गेम है, और ये बोला जाता है कि मार्केट में ना लिमिटेड कुछ लोग प्रॉफिट करेंगे, कुछ लोग लॉस करेंगे। लाइक एन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ पे इस तरह से इसको इमेजिन किया जाता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं, प्रोजेक्ट किया जाता है। मैं आपको एक नया व्यू देता हूँ इस पे पॉइंट पे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ना, ये कोई जीरो सम गेम लगता है लेकिन है नहीं। रीज़न बीइंग, यहाँ पे एक पूल है जिसमें पैसा हर साल या हर महीने नए अकाउंट्स जुड़ते चले जा रहे हैं, नया पैसा इनफ्लो होता है। टेक्निकली देखा जाए तो वो लग सकता है, जब आप इसके ऑक्शन मार्केट थ्योरी पे जाके स्टडी करेंगे तो देयर इज अ समथिंग एल्स, मतलब वो उस तरह से मार्केट नहीं काम करता है, ये ऑक्शन मार्केट थ्योरी के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। आइडिया ये है कि इस मार्केट में अगर 100 लोग हैं तो 100 के 100 लोग भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैंने 100 रुपीज़ पे कोई स्टॉक या प्रीमियम बाई करा, ठीक है, और मैंने 120 पे जाके एग्जिट कर दिया। जिस पॉइंट पे मैं 120 पे एग्जिट कर रहा हूँ उस समय भी कोई खरीद रहा है और वो 120 पे खरीद के 160 पे सेल कर रहा है। तो एट द सेम पॉइंट 2 लोग प्रॉफिट भी कर सकते हैं, और अगर मैंने दोनों गलत कर दिया, मान लो मैं 100 पे बाई करा और वो आ गया 80 या 60, तो मुझे लॉस होगा, और जो 60 पे बाई कर रहा है अगर नीचे आ गया तो वो भी लॉस हो जाएगा।
आइडिया ये है कि मार्केट में हर कोई प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन कितने लोग होंगे ये डिपेंड करता है कि आपका टेम्परामेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट में, दैट इज योर साइकोलॉजी, योर माइंडसेट, वो आपका बिहेवियर टुवर्ड्स द सेटअप, टुवर्ड्स द मार्केट, टुवर्ड द रिस्क मैनेजमेंट, वो डिफाइन करेगा कि आप मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। सेकेंड जो मैंने नोटिस करा है कि इसका कंपैरिजन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से किया जाता है। पॉइंट यह है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आपके पास एक लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड मैक्सिमम लोग आते हैं या लिमिटेड लोगों का सिलेक्शन होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप 100 के 100 लोग भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं और 100 के 100 लोग भी लॉस मेकिंग हो सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द मार्केट और आपकी प्रैक्टिस कैसी है। ये कोई ये नॉन जीरो सम गेम है, यू कैन से, कि यहाँ पे हर कोई चीज़ें कर सकता है। मेरा ऐसा सर मानना है। 100 के 100 लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम नहीं हो सकते सेम हैं, टाइम नहीं हो सकता। क्योंकि मतलब 100 लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन अलग अलग टाइम पे कमा अलग-अलग सकते हैं, टाइम पे। अलग अलग पॉइंट इन टाइम पे कमा सकते हैं। करेक्ट। तो आपने सर एक बात बोली, टेम्परामेंट होना चाहिए, इमोशन होनी चाहिए। ये बात मैं एक डिसेंट पीरियड से मार्केट में हूँ, और हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कई सालों से मार्केट में हैं। 2020 के बाद से तो Right. बहुत सारी एक वेव आई है। Right, right. ये वर्ड बहुत सारे लोगों ने बहुत बार सुन लिया है। करेक्ट। एग्जैक्टली क्या होता है, करना क्या होता है हमें इसके अंदर? सर आपके इस मॉनिटर पे या स्क्रीन पे मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि एक डेटा सेबी ने पब्लिश किया था कि 93% लोग मार्केट में लॉस करते हैं Correct. और 7% लोग प्रॉफिट करते हैं। Correct. मैंने इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया। अच्छा। मैंने इसको अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे जो मेंटीज है जो मुझे से सीखते हैं, तो मैंने उनसे देखा कि 93% में से 80% लोग ऐसे हैं जो अभी भी रैंडम ट्रेडिंग, रैंडम टिप्स पे काम करते हैं। केवल 17% लोग हैं जो यूट्यूब पे जाकर के कंटेंट देखते हैं, जैसे हमारा कंटेंट देखेंगे या इस तरह के बहुत सारे कंटेंट हमारे चैनल पे देखते हैं। कंटेंट देखना और अपनी स्ट्रैटेजी सिंप्लीफाई करना या स्ट्रेटेजाइज करना या उसको डिज़ाइन करना, वो एक दोनों अलग बॉल पार्क है। मतलब पॉइंट ये है कि मुझे कोई कुकिंग करनी है, मैंने कोई रेसिपी बनानी है, या यू कैन से कोई डिश बनानी है, तो मैंने उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो जान लिया, लेकिन मैंने उसका यू कैन से रेसिपी का जो रेशियो होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ डलेगी, वो हमने नहीं सीखा है। हमने ये तो सीख लिया कि आरएसआई क्या है, हमने ये तो सीख लिया कि एमएसीडी क्या है, मूविंग एवरेज क्या है, लेकिन आरएसआई कितना यूज़ करना है और कितना नहीं करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एमएसीडी कितना यूज़ करना है, कितना नहीं यूज़ करना है, ये भी इंपॉर्टेंट। हर इंडिकेटर का अपना एक प्रॉस एंड कॉन्स है। हर जगह वो वर्क नहीं करता, हर जगह वो फेल नहीं होता। इसीलिए मैंने देखा कि जब हम इस चीज़ को जा करके देखते हैं ना, तो 80% जो ट्रेडर्स हैं वो मार्केट में, तो उनका तो चांस ये है कि अगर वो बिल्कुल भी एजुकेशन में नहीं आ रहे हैं तो, या अपने को स्किल अप नहीं कर रहे हैं, तो देयर इज नो चांस कि वो मार्केट में आगे चल के सर्वाइव कर पाएंगे। 13% जो स्ट्रैटेजी जंपिंग में लगे हुए हैं कि आज मैंने ये स्ट्रैटेजी डिज़ाइन कर ली। आप किसी की भी स्ट्रैटेजी मिनिमम 100 ट्रेड तक आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आप पेपर ट्रेड करो या जैसे भी करो, उसका आपको डेटा निकालना पड़ेगा। जब तक वो डेटा आपके फेवर में नहीं आ रहा है, तब तक आप किसी भी स्ट्रैटेजी को टिक मार्क नहीं कर सकते, मेरा ऐसा मानना है। और सिर्फ स्ट्रैटेजी का रोल मेरे अकॉर्डिंग ट्रेडिंग में सिर्फ 10% है। मतलब आप कितना भी अच्छा स्ट्रैटेजी बना लो, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट और टेम्परामेंट राइट नहीं है, तो आप लॉन्ग टर्म मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैंने भी ऑब्जर्व किया है और आपने भी देखा होगा कि मोस्टली ट्रेडर्स आर इंटरेस्टेड टू नो कि स्ट्रैटेजी जल्दी से मुझे बता दो और मैं जल्दी से उसको अप्लाई करना शुरू कर दूँ, क्योंकि सबको ना जल्दी है, और जिनको जल्दी है उनको मार्केट बहुत दूर छोड़ के आया है। करेक्ट। जिनको जल्दी है, पॉइंट ये है कि आप किसी भी ट्रेडर को उठा लीजिए, जितने भी लोग मार्केट में सक्सेसफुल होते हैं, आज हम लोगों को देखते हैं कि अच्छा इन्होंने पैसा बनाया, आप हो गए, मैं हो गया, या और भी ट्रेडर्स हैं जो मार्केट, हम लोग आज अभी 6 महीने से मार्केट में नहीं आए हैं। वी आर हेयर फ्रॉम लास्ट 17 ईयर्स। उसके पीछे एक रिगरस प्रोसेस है, उससे कोई गुजरना नहीं चाहता है। दिस इज द रीजन कि हमें बस क्विक इंडिकेटर, क्विक पाइन स्क्रिप्ट, क्विक इस तरह की चीज़ें चाहिए होती है। अभी वो टेलीग्राम्स पे कॉल्स आती थी, अब वो इंडिकेटर पे कॉल आती है, बाई कर लो, सेल कर लो, टारगेट लगा लो। इतना ईजी आई डोंट थिंक सो कि ऐसा है। इसके लिए थोड़ा सा अंदर जाना पड़ता है। तो आपका जो पॉइंट है कि सब लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन खुद को पहले इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी तो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना तो नहीं होगा। वो एक पूरे यू कैन से सिस्टम का एक पार्ट है, ट्रेडिंग सिस्टम का। लेकिन पॉइंट ये है कि टेम्परामेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट अगर आपने सेटल कर लिया, तो आपकी एवरेज स्ट्रैटेजी भी आपको आउट परफॉर्म करके रिजल्ट दे सकती है। मैं इस टेम्परामेंट और रिस्क मैनेजमेंट दोबारा से आऊँगा, पहले आपकी स्ट्रैटेजी के थ्रू मैं आऊँगा इसके अंदर। एक बार हम स्ट्रैटेजी को डिस्कस करना शुरू करते हैं। श्योर। गाइज मैं यहाँ पर सभी अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेक श्योर कि, क्योंकि सर ने बताया है कि वो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं, इंडेक्स इंट्राडे ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं,
तो ये मुश्किल चीज़ें हैं, ये आसान चीज़ें नहीं हैं। इसीलिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप ड्राइव करते-करते, खाना खाते-खाते देखिए अगर आप इस पॉडकास्ट को कैसे भी देखेंगे वो तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इस पॉडकास्ट का अगर आपको सबसे अच्छा बेनिफिट उठाना है, तो बाकी सारे काम को छोड़कर आप तसल्ली से लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी, टैबलेट कुछ लेकर बैठिए और आराम से स्ट्रैटेजी को समझिए। सो दैट आपके माइंड में भी जो क्वेश्चंस हो वो कमेंट्स में डालते रहिएगा। आई विल मेक श्योर, आई एंश्योर कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर जरूर करवाऊंगा जैसे हमने पिछली बार भी किया था। तो प्लीज मेक श्योर कि सारे काम छोड़कर स्ट्रेटजी को समझिएगा और जो टेम्परामेंट और रिस्क मैनेजमेंट की सर बात कर रहे हैं वो सारी चीजें हम एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो प्लीज मेक श्योर पूरे फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं सर। सर स्ट्रैटेजी से पहले मैं 2-3 पॉइंट कवर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, स्कैल्पिंग या इंडेक्स ऑप्शन पे लोग काम क्यों करना चाहते हैं? स्कैल्पिंग या इंडेक्स ऑप्शन ऑप्शन पे जो इंट्राडे हम ट्रेड करते हैं, सबसे पहली चीज़ है कि हमें फास्ट रिजल्ट चाहिए। ठीक मैं है, यही कहने वाला था। है ना? सबसे जो मैंने अभी एक रिसेंटली एक ऑब्जर्वेशन किया कि हमें ना रील्स और शॉर्ट्स देखने की आदत पड़ गई, तो अटेंशन स्पैन अटेंशन स्पैन कम हो गया, तो उसकी वजह से स्कैल्पिंग को मैं रील्स की फॉर्मेट में रखता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग को मैं रखता हूँ यू कैन से एक मूवी के फॉर्मेट में, 3 घंटे की एक मूवी है, राइट? और अगर आप पोजिशनल लॉन्ग टर्म जाते हैं तो उसको मैं एक रखता हूँ वेब सीरीज के फॉर्म में, राइट? ये मैंने डिज़ाइन किया। बहुत सारे लोग हैं जो स्कैल्पिंग करना तो चाहते हैं, मतलब इट इज़ लाइक आपकी प्रैक्टिस है वैगनार ड्राइव करने की और आपको एकदम से फरारी मिल गई। कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी प्रैक्टिस में और आपके टेम्परामेंट में। आप एकदम जिस से तरीके बैलेंस से नहीं हमारे कर रिफ्लेक्सेस डेवलप हुए हैं हम उतनी फास्ट एक्शन ले ही नहीं पाएंगे शायद। करेक्ट। पॉइंट ए कि हम ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन बिना ट्रेनिंग के जब हम जाकर के कोई भी इंडिकेटर या कोई भी टाइम फ्रेम पे उसको यूज़ करते हैं तो वो इंडिकेटर्स हमारे लिए काम नहीं करते। फिर हमें लगता है इंडिकेटर्स में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ट्रेडर में ज़्यादा है, सिस्टम में कम है। राइट। स्ट्रैटेजी में बताने की कोशिश करता हूँ आपको। सबसे एक 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूँ कि स्कैल्पिंग में जो हमारे साथ बिगिनर ऑडियंस है उनको मैं बता दूँ कि आप ओवरनाइट रिस्क नहीं लेते इंट्राडे में, और स्कैल्पिंग में आपको क्विक प्रॉफिट हो सकता है अगर आपने स्ट्रैटेजीज को प्रॉपर और अपने टेम्परामेंट को प्रॉपर पोजीशन साइज करके मार्केट में अप्लाई किया। तो जैसा मैंने बताया कि इंट्राडे में या स्कैल्पिंग में क्विक मनी का जो अट्रैक्शन है, और हमें लगता है कि बस हम पैसे लगाएंगे और थोड़ी देर में पैसे बन जाएंगे और हम पे आउट लेंगे और अपनी लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। बिफोर वी सर प्रोसीड, क्या ये थॉट प्रोसेस गलत है आपके अकॉर्डिंग? यस, बिल्कुल गलत है। द पॉइंट इज कि आप एक ट्रेड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। मान लेते हैं आपने किसी दिन ट्रेंडिंग मार्केट है, आपने मॉर्निंग में कोई स्टॉक या इंडेक्स को बाई किया या शॉर्ट किया और उसमें प्रॉफिट आ गया। हमारा माइंड ना ट्रेन हो जाएगा कि अब ऐसा कल भी होगा, ऐसा परसों भी होगा, तो हम नेक्स्ट डे भी आएंगे उसी इम्पल्स के साथ या उसी इमोशंस के साथ, और मार्केट उस दिन फ्लैट हो गया। तो हर दिन एक ही स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, इन द सेंस हर दिन एक थॉट प्रोसेस काम नहीं करेगा। तो आपको मार्केट सिनेरियोस के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा। मान लो आज मार्केट ही फ्लैट है तो आप स्कैल्पिंग में क्या करोगे या इंट्राडे में क्या कर लोगे, या मार्केट ट्रेंडिंग है तो वहां पे आप प्रॉफिट निकाल के ले जा सकते हो। तो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन डेवलप हो जाती है। तो वही मैं बोलता हूँ, चाहे स्कैल्पिंग हो, चाहे इंट्राडे हो, इंडेक्स हो, कुछ भी हो, आपको एटलीस्ट 100 ट्रेड्स का सेट ऑफ डेटा बनाना पड़ेगा। एक दिन किसी भी ट्रेडर को प्रॉफिट आ सकता है, मुझे भी आ सकता है, किसी और को भी आ सकता है, लेकिन कंसिस्टेंटली 100 ट्रेड के बाद अगर हम नेट हमें प्रॉफिट आ रहा है तो मींस हमारी स्ट्रैटेजी में एज है, देन वी आर गुड। और वो फिर आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग चीजें काम कर सकती हैं। वो फिर आपको पूरा वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक, छोटे से कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे इन जो स्कैल्पिंग है ना वो एक्साइटिंग लगती है इन कंपैरिजन टू इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग। तो लोगों को लगता है कि क्यों होल्ड करना है। हर चीज़ की ना मैं यहाँ पे कवर करना चाहता हूँ पॉइंट कि हर चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है। हमारी आपकी पॉकेट में अगर अभी 2-4 हज़ार रुपये पड़े हैं, 5 हज़ार रुपये पड़े हैं, तो उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, राइट? हमारे बैंक में जो पैसे पड़े हैं, एफडीज में, वो भी इंपॉर्टेंट है, एसआईपी भी इंपॉर्टेंट है, स्कैल्पिंग भी इंपॉर्टेंट है, आप स्विंग ट्रेडिंग की भी इंपॉर्टेंस है। मतलब हम ये नहीं करेंगे कि एक बस हमारे पास जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो हमने एक ही स्टाइल पे पूरा लगा दिया। वो तो फाइनेंस का बेसिक प्रिंसिपल ही कैपिटल बजटिंग का जो होता है, कैपिटल वो यही बजटिंग, कहता है कि डाइवर्सिफिकेशन, हमें स्ट्रैटेजीज का डाइवर्सिफिकेशन भी करना चाहिए। जैसे हम सेक्टर डाइवर्सिफाई करते हैं ना स्विंग ट्रेडिंग में जाकर के, वैसे स्ट्रैटेजीज का डाइवर्सिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। हम लोग चलते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। सब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्कैल्पिंग में हमारा जो कैपिटल कम लगता है, जहाँ हमें लगता है कि बहुत छोटे अमाउंट में हम शुरू कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है। आज के जो जेनजीज हैं या यूथ जो मार्केट में अभी एंटर हुए हैं, उनको ये लगता है कि ये तो बहुत ईजी है, जॉब छोड़ देते हैं और ये जितनी मेरी जॉब आएगा सैलरी में उतना तो मुझे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। आपको प्रूव करना पड़ेगा खुद को पहले मार्केट में, तब आप स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग सब प्रॉफिटेबल है, आपको करना आना चाहिए। स्ट्रैटेजी पे जंप करते हैं। सर कैपिटल कितना चाहिए ये आप बताएंगे हमें बाद में? तो कैपिटल एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं ये नहीं बोल सकता कि इतना कैपिटल मिनिमम इंपॉर्टेंट है या इससे ज़्यादा आप करेंगे तो प्रॉब्लम है।
आपको सबसे पहले जो मैं रूल यूज़ करता हूँ या मैं अपने ट्रेडर्स को गाइड करता हूँ वो ये कि सबसे पहले आप अपनी पॉकेट देखिए कि आपका मंथली इनकम कितना है, उसमें से आपको एक पोर्शन ऑफ अमाउंट किनारे करना है फॉर द ट्रेडिंग। मेरे पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है। जिसमें से मेरा 30,000 रुपीज़ EMI जाती है, 30,000 रुपीज़ मेरे घर का एक्सपेंस है, 40,000 40,000 बचे, 40,000 बचने में मेरा 20,000 रुपीज़ SIP चला जाता है, तो मेरी सारी बेसिक नीड्स फुलफिल है। अब 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। 20,000 पड़े हैं। अब आप उसमें से अपनी मान लो आपको ट्रेडिंग शुरू करनी है, तो ट्रेडिंग के लिए कैपिटल बहुत लास्ट की चीज़ होती है। मतलब लोगों को लगता है कैपिटल जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी ट्रेडिंग होगी। हाँ, ये मिसकंसेप्शन नहीं है। होता। ऐसा अच्छा। नहीं होता है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो भी स्ट्रैटेजी करनी है, मान लो आपको इंट्राडे करना है, स्कैल्पिंग करना है, इंडेक्स पे करना है, तो आपको मार्जिन्स पता है कि निफ्टी पे कितना मार्जिन लगेगा। मेरा ऐसा मानना है कि जितना कैपिटल आपके पास है उसका इनटू 5 आपके ब्रोकिंग अकाउंट में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ में अगर एक लॉट आ रही है तो आपके पास 50,000 50,000 रुपीज़ होना चाहिए। होना चाहिए। अब ट्रेडर को लगता है क्यों रखा हुआ है 40,000 रुपीज़, उस पे भी लॉट्स ले लेते हैं, 5 लॉट पे काम कर लेते हैं। तो वो एक रिस्क मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है कि आपके पास 40,000 का बफर कैपिटल होगा। जितना कैपिटल आपके पास पीछे होगा उतना आपका मार्केट में कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। जिनको पैसे की जरूरत नहीं है वही मार्केट में प्रॉफिटेबल हो पा रहे हैं। ये बहुत सही बात आपने बताई है। जिनको पैसे की जरूरत नहीं है वही प्रॉफिटेबल हो पा रहे हैं, जो स्ट्रेस में नहीं ट्रेड कर रहे वही प्रॉफिटेबल हो पा रहे हाँ, उसका सबसे बड़ा कारण अगर आपको करना है ये चीज़, मान लो हमारे साथ जो भी ट्रेडर्स करते हैं उनको बस ये मार्केट को बताना नहीं है कि आपको ज़रूरत है। हैं। अगर आप सिस्टम में बैठे हैं और अगर अपने माइंड में चल रहा है कि मुझे ज़रूरत है, मुझे पैसे मिल जाएं या फिर पैसा किसी नहीं तरीके से पैसा आ जाए, फिर नहीं मिलने वाला। तो आपको मार्केट मैनिपुलेट करके बाद मैनिपुलेट करके आपका कैपिटल ले जाएगा। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, थोड़ा थोड़ा कैपिटल करके लोगों को लगता है स्कैल्पिंग में 10,000 चले गए, 5,000 चले गए, 20,000 चले गए। धीरे धीरे करके लोगों ने 10-15 लाख रुपए मार्केट में इसी तरह से दे आए। अगर वो कैलकुलेट ही करें ना तो उनको लगेगा इससे बेटर तो हम सही से कर लेते तो ज़्यादा। सर 10-15 लाख आप आई वुड से बड़ा ही आपने कंजर्वेटिव नंबर बोला है। पीपल हु कम टू मी आफ्टर ट्रेडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम दे आर टॉकिंग अबाउट अ फ्यू करोड़ और एटलीस्ट 50-60-70 लाख की बात होती है वहाँ पर। पॉइंट वही है ना कि धीरे धीरे पैसा हमारे लीकेज होता है ना, जो लीकेज होती वो रहती है। लीकेज हमें पता नहीं चलता। जैसे दीवारों पे सीलन आती है ना, तो वो धीरे धीरे दीवार को खत्म कर रही होती है, बाद में एकदम से सब प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें अब वो एक बोलते ना कि आपके पर्स में कैंसर हो गया है, यू कैन से आपके बैंक अकाउंट में या आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कैंसर, धीरे धीरे आपको वो परेशान करेगा। तो इस हैबिट से बाहर निकलिए। स्कैल्पिंग प्रॉफिटेबल है, 100% प्रॉफिटेबल है, करना आना चाहिए। सर मैंने अपनी इस डिस्कशन का पहला एक लर्निंग ये निकाली है कि आपके पास अगर आपको 20,000 रुपये से ट्रेडिंग करनी है तो 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में होनी चाहिए, या फिर मैं ये बोलूं कि अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो आपको सिर्फ 20-25 हज़ार से ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। ज़्यादातर पैसा अपना फ्री रखना चाहिए वहाँ पर, वो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, राइट? सर आपको वही मिलता है जो आप होते हो। आपको वही मिलता है जो आप होते हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर आप एक अंदर से ट्रेडर नहीं हो और आप बस एक बेगर की तरह मार्केट में आए हो, तो मार्केट आपको कुछ भी नहीं देगा। और अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट बन जाते हो, अगर आप अपने को कैपेबल बनाते हो, आपको लगता है कि यस मैं स्कैल्पर हूँ, आज मुझे लॉस हो गया, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट मेरा अंदर का जो मेंटल साइकी है, मेरा जो सॉफ्टवेयर है इंटरनल, वो एक स्कैल्पर का है या ट्रेडर का है, व्हाटएवर, तो आपको मार्केट ना आपको हिला नहीं पाएगा। अभी मार्केट आपको रोज हिलाता है। वेरी गुड थॉट। क्यों हिलाता है? क्योंकि आप अंदर से स्ट्रांग नहीं हो। तो अगर आप फॉर एग्जांपल मैं एक हम लोग स्ट्रैटेजी में आएंगे, राइट, क्योंकि ऑडियंस भी वेट करती है इस स्ट्रैटेजी के लिए, लेकिन पॉइंट बस वही है ना कि मैं हर पॉडकास्ट में हर सेशन में ये चीज़ें रिपीट करता हूँ और मेरा एंगल यही है कि बात पहुँचे। अगर मान लेते मेरी पॉकेट में 1 लाख रुपए है मान लो, और मेरे सामने एक एक्सपेंस आया 1.5 लाख रुपए का, तो मैं स्ट्रेस में आ जाऊंगा। 50,000 का डेफिसिट है। अगर मेरी पॉकेट में 1 लाख रुपए है और मेरे पास एक्सपेंस आया 30,000 का, ईजी है। ठीक, पॉइंट ये है कि जो स्कैल्पिंग का जो रिक्वायरमेंट है उसका 5x आपका टेम्परामेंट भी होना चाहिए। एक होता है फाइनेंशियल कैपिटल, एक होता है मेंटल कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल हम ले आएंगे 1 लाख रुपए, आप 1 लाख रुपए का मेंटल कैपिटल कैसे लाएंगे? ये तो बिल्ड करना पड़ेगा, मेरे ख्याल ऐसा मुझे लगता है। यस, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड होगा। और इसके लिए आपको मेंटल ट्रेनिंग, जैसे हम लोग ट्रेडिंग के सिस्टम्स बनाते हैं, ऐसा ना मेंटल सिस्टम्स भी बनाने पड़ते हैं, मेंटल स्ट्रैटेजीज भी बनानी पड़ती हैं कि ऐसा होगा तो हम क्या सोचेंगे। बाद में हमको पता होता है हमें नहीं करना चाहिए था ये, लेकिन उस समय क्या हुआ ऐसा कि हम कर गए, और वो धीरे धीरे करके वो हमारा पैसा चला गया। तो पॉइंट मेरा यही है कि मेंटल कैपिटल
और आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है, दोनों आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, और जिसमें से दोनों में इंपॉर्टेंट मेंटल कैपिटल है, इमोशनल कैपिटल जिसको आप बोल सकते हैं, राइट? क्वेश्चंस और भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से Sure. स्ट्रेटजी पे चलेंगे, बिल्कुल उसके स्ट्रैटेजी बाद में हम चलेंगे करेंगे और चीज़ें। कवर करेंगे चीज़ों को। यस यस यस। हम लोग पुराने डेटा पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? Yes. सेबी के कंप्लायंस की वजह से हम पुराने 3 मंथ्स पुराने डेटा पे डिस्कस करेंगे। मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ। रीज़न बीइंग कि बहुत से लोग पूछते हैं ना कि सर ये स्ट्रैटेजी आज काम कर रही है, कल काम करेगी क्या? तो ये बहुत अच्छा है कि अगर पुराने डेटा पे हम चीज़ों को चेक कर पा रहे हैं, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप जाके मार्केट में, लाइव मार्केट पे तो कोई भी चेक कर सकता है, हम पुराने डेटा पे चेक करेंगे। इसके लिए आपके पास डेटा भी ज़्यादा है, और स्टेप बाय स्टेप हम आपको यहाँ पे किसी भी ऑडियंस को ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे कोई ऐसी मैजिकल स्ट्रैटेजी मिल जाएगी जिसको मैं कल जाऊँगा अप्लाई करूँगा। दिस इज नॉट अ कंप्लीट स्ट्रैटेजी, दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल लॉजिक फॉर स्ट्रैटेजी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक ट्रेडर से आप नहीं सीख सकते। जब आप, जैसे सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, उसने अपने करियर में आचरेकर सर से सीखा। उन्होंने फिर बहुत सारे जो उनके कॉम्पिटिटिंग बैट्समैन थे उनके मैच देखे, उनसे सीखा। तो कॉन्टिन्यूअस उन्होंने ना अपनी लर्निंग करते रहे, तब वो अपनी फील्ड पे सरवाइव कर पाते हैं। फिर उन्होंने शेन वॉन से भी सीखा और मैकग्रा से भी सीखा। उन्होंने बॉलर से भी सीखा, फील्ड्स आपके जो फील्डिंग प्लेयर्स होते हैं उनसे सीखा, बैट्समैन जो है उनसे सीखा। मतलब अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड है ना, तो आप एक वीडियो से बहुत कुछ निकाल सकते हैं। और लर्निंग एटीट्यूड नहीं है तो आप फिगर आउट करोगे कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए जिसमें बैक टेस्टिंग डेटा नीचे दिखा रहा हो, प्रॉफिट फैक्टर कितना है और एंड कितना प्रॉफिट है। सर यहाँ पे आपको कोई स्पून फीडिंग करने नहीं बैठा है, टू बी वेरी फ्रैंक। स्टॉक मार्केट इज अ ब्रूटल वर्ल्ड, यहाँ पे कोई स्पून फीडिंग करने नहीं बैठा, और वो करेगा भी नहीं। पॉइंट मेरा ये है कि आपको, अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी मान लो एग्जैक्टली बता दूंगा, मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ आज, लेकिन उस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसको अपना नहीं बनाएंगे। सेम कार होती है सर, आपके पास भी सेम कार है, मेरे पास भी सेम कार है। मान लो आपके पास होंडा सिटी है, मेरे पास भी होंडा सिटी है, हम दोनों अलग ड्राइव करेंगे सर। कार के मैकेनिक सेम है, लेकिन जब ट्रैफिक आएगा तो वहां मैं क्या करूंगा और आप क्या करेंगे, दोनों डिफर हो जाएगा। कैन वी से कि आपकी स्ट्रेटेजी सीखकर मैं यहाँ पर अपना कुछ ट्वीक उसके अंदर ऐड कर दूं तो वो मेरी स्ट्रेटेजी बन जाएगी? दिस इज द पॉइंट। पॉइंट ये है कि आपने इतने सारे, मैं ऑडियंस है और सबसे बोलता हूँ कि आपने इतने सारे वीडियोस देखे, उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं बड़े क्लिकेबल होते हैं, आपके माइंड में क्लिक कर जाते हैं, उनको निकालिए, नोट करिए। 10 15 20 ट्रेडर से आप सीखिए, सबके पॉइंट्स लिखिए और उसको मिक्स करिए अपने इंटेलिजेंस को यूज करके। अपने ऊपर भरोसा तो करना पड़ेगा। मतलब यू आर ट्रस्टिंग मी मोर देन योरसेल्फ, which is not right। आपको देखो, मेरा भरोसा मेरा बिल्ड हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा। आपको भी यही एटीट्यूड अब अगर आप रखेंगे तो आप भी अपना एक वर्जन निकाल पाएंगे। कल हो सकता है आप मेरी जगह बैठ के यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हो, दैट आई वांट, कि मैं अपने मेंटी से चाहता हूँ कि आज से 5 साल बाद वो आकर के लोगों को सिखाए ना। मेरा समय है, आज मैं 10 साल बाद नहीं रहूंगा या मार्केट में, या 15 साल बाद नहीं रहूंगा, तो कोई और तो आएगा ना, मार्केट तो रहेगी। तो आई वांट एक लॉन्ग टर्म राइट प्रोसेस, कि उससे जो सही ट्रेडर्स हैं रियल में, सर बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, बहुत सारे फोन्स कॉल्स आते हैं कि रियल में वो स्ट्रगल कर रहे हैं और 10 साल से कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक मैजिकल स्ट्रैटेजी का एक किसी होली ग्रेल स्ट्रेटेजी हमें कोई चाहिए। जबकि उनसे पूछो तो उनको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं उनको शॉर्टकट का नहीं मिलेगा सर, शॉर्टकट नहीं मिलेगा, टू बी वेरी फ्रैंक। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने इंडेक्स कौन सा यूज करेंगे सर? हम निफ्टी यूज करेंगे। ओके, ठीक है गाइस, सभी लोग प्लीज निफ्टी का चार्ट ओपन कर लीजिए और जो टाइम फ्रेम सर बता रहे हैं उसको लेकर बैठिएगा, सो दैट आप साथ में ये सारे इंडिकेटर या प्राइस एक्शन जो भी सर बताने वाले हैं वो अपने सामने चेक कर पाएं, प्लीज सर। राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे सामने एक, मैं एक एग्जांपल यूज़ करता हूँ, वो मैं आपके साथ भी यूज़ करूँगा कि मुझे आज मार्केट में क्या करना है। ये जो स्कैल्पिंग का सेटअप मैं बताने जा रहा हूँ या इंट्राडे का सेटअप बताने जा रहा हूँ, ये बिगिनर फ्रेंडली है, ये कोई बहुत एडवांस सेटअप नहीं है। पॉइंट ये है कि शुरुआत में आपको ना बहुत सिंपल सेटअप से शुरुआत करनी चाहिए, फिर धीरे धीरे आपको वो मार्केट ना बताने लगता है, फिर आप एडवांस करते हो। इस सेटअप में सिंप्लिसिटी ये है कि आपको एक दिन पहले पता होगा कि मुझे आज कॉल के लिए सोचना चाहिए या पुट के लिए सोचना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जैसे कि अगर मैं एक चार्ट को, ये जो आपके सामने चार्ट दिख रहा है ना, ऑडियंस को भी दिख रहा है स्क्रीन पे हमारे, तो ये कैंडल स्टिक का चार्ट है, ठीक है, निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट कैंडल स्टिक का। इस पे हमें बहुत सारा नॉइस दिख रहा है, जैसे यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा नॉइस है, यहाँ पे नॉइस है। अब मुझे तो स्मूथ चाहिए, मुझे चाहिए कि मुझे क्लियर कट पता हो कि कल, सबको यही जानना है कि मार्केट क्या लगता है, राइट? मार्केट क्या लगता है ये किसी को नहीं पता क्या लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक। मार्केट को ही पता है कि वो उसको क्या लगता है, ठीक है ना? तो बेटर होगा कि हम मार्केट को फॉलो करें,
रादर देन प्रिडिक्ट करें। प्रेडिक्ट करें, correct. ठीक है, तो मैंने अपनी लाइफ में प्रिडिक्शन से ज्यादा फॉलोइंग पे फोकस किया, दैट वर्क्स फॉर मी। उससे आपको नेक्स्ट डे स्ट्रेस भी नहीं रहता व्हाइल डूइंग द ट्रेड कि अगला कैंडल क्या बनेगा। प्रिडिक्शन में आप वैसे एनीवेज अपने व्यूज के साथ बायस हो जाते हो, तो बायसनेस खत्म हो जाती है अगर आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर रहे हो। अभी मैं प्रिडिक्शन के ऊपर आपको एग्जांपल्स दूंगा, आता हूं मैं उस पर। पहले हम लोग स्ट्रैटेजीज पे आते हैं। तो हम सबसे पहले इस चार्ट को हाइकेनेशी कैंडल पे कन्वर्ट करेंगे। इस हाइकेनेशी कैंडल्स का बेनिफिट ये होता है कि वो चार्ट को ना बिल्कुल स्मूथ कर देता है। मतलब अगर मैं कैंडल्स देखूं यहाँ पे, तो जैसे रेड कैंडल है, तो जैसे हाइकेनेशी का फॉर्मूला ये कहता है कि हाइकेनेशी का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और जापानीज कैंडलस्टिक का मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, दोनों अलग अलग है। हाई और लो सेम रहता है, ओपन और क्लोज चेंज हो जाता है। हाइकेनेशी का अगर प्रीवियस कैंडल रेड कलर का बना है, तो हाइकेनेशी ये बोलता है कि अगर आप पुराने डेटा को जाके चेक करेंगे, आपको खुद देखना पड़ेगा। मैं इस चार्ट को पूरा अगर जूम आउट करके देखूं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है, अगर ग्रीन कलर का कैंडल बन रहा है, तो नेक्स्ट डे देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ग्रीन कैंडल बनेगा। हर जगह काम नहीं करेगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल बनाया था लेकिन रेड कैंडल बन गया। बट ऐसा कम हो रहा है, अगर ग्रीन बन रही है तो लगातार कई ग्रीन बनती जा रही राइट। है। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ ऑडियंस से कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ऑडियंस को समझना चाहिए कि देयर इज नो 100% फाइनल फार्मूला इन द मार्केट। वो कई सारे फार्मूलेज को मिला करके आपको अपना फार्मूला डिजाइन करना है, बनाना पड़ेगा। तो हाइकेनेशी 100% नहीं है, RSI 100% नहीं है, कोई भी चीज़ 100% नहीं है। तो हाइकेनेशी से एक्सपेक्टेशन हमें रखनी है 60 to 70%। अगर कोई भी चीज़ 60 to 70% वर्क कर रही है, तो वो हमारे बकेट में होगी। मतलब दिस इज माई स्ट्रैटेजी बकेट। मैंने इस ट्रेडर से ये सीखा, दूसरे से ये सीखा, तीसरे, और अपना एक बकेट तैयार किया और उसको मार्केट में अप्लाई। जैसे हम सब्जी बनाते हैं कि जितना नमक चाहिए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए। रेसिपी आपको प्रॉपर डिफाइन करनी पड़ेगी, और आपकी एक्सपेक्टेशन, रिस्क टॉलरेंस अलग है, मेरी अलग है, सबकी सब्जी अलग अलग होती है। सबकी अलग है। मुझे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो, आपको ना पसंद हो। करेक्ट, करेक्ट। तो अब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि ग्रीन कलर का कैंडल बना, तो अब मुझे स्कैल्पिंग करनी हो या इंट्राडे करना हो, शुरुआत में हमें अपने मेंटल लोड को कम करना है। अच्छा, मतलब क्या हो गया है कि 1 मिनट का चार्ट जब हम स्कैल्पिंग पे देखते हैं, या 5 मिनट का चार्ट हम इंडेक्स ट्रेडिंग इंट्राडे पे देखते हैं, तो 1 मिनट का चार्ट देखते ही ना हमें स्ट्रेस आने लगता है। अगर हम 1 मिनट का देखेंगे, एक एक मिनट में ग्रीन रेड बन रहा है, बहुत स्ट्रेस होता है। बहुत स्ट्रेस होता है। और तो शुरुआत में क्या करना चाहिए, मैं उसको बताने की कोशिश, जिससे आपकी रियल ग्रोथ होगी। स्ट्रैटेजी से ज़्यादा आप मेरी बातों पे ध्यान देंगे तो आपको ज़्यादा वेल्थ मिलेगी। सबसे पहला काम, आप डेली कैंडल का यूज़ करेंगे अपनी स्कैल्पिंग पे। सर, इंट्राडे स्कैल्पिंग में डेली का क्या यूज़ है? द आइडिया इज़ कि हमें बायस निकालना है। हमें एक दिन पहले पता होना चाहिए कि कल मैं कॉल की तरफ सोचूंगा या पुट की तरफ सोचूंगा। ओके। इससे हेल्प ये मिलेगी कि आप जब मार्केट में जाएंगे ना, तो आपको बिल्कुल कूल एंड काम टेम्परामेंट के साथ आपको चार्ट दिखेगा इंट्राडे में। देखो, 3:30 बजे के बाद सबको सब कुछ दिखता है है ना। 3:30 के बाद सबको दिखता है कि हाई क्या था, लो क्या था, और कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए था। 9:15 पे वही ट्रेडर चेंज हो जाता है, उसको कुछ नहीं समझ में आता है, उसको लगता है पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, और फिर वो गलतियाँ करना शुरू करता है। तो मैं उस गलतियों को सिंप्लीफाई करता हूँ चार्ट पे। तो सबसे पहले मैं एक मार्किंग लगाता हूँ यहाँ पे, दिस इज़ द ग्रीन कैंडल। तो मैंने डिसाइड करा कि मुझे ना नेक्स्ट डे, ये वाला 2 नवंबर 23 का चार्ट है, अब मुझे नेक्स्ट डे कॉल सोचना है। मैं सोच के गया कि मुझे क्योंकि आज ग्रीन कैंडल बनी है। ग्रीन कैंडल बनी है। अब मेरे को यहाँ पे जो भी मार्केट में होगा, अगर मान लो मार्केट नीचे ही चला जाए, छोड़ दीजिए उस मार्केट को। मतलब आपको छोड़ना आना चाहिए। अगर आपको ग्रो करना है तो पहले आपको छोड़ना आना चाहिए। आपको बिल्कुल अपनी चीज़ पे फोकस करना है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रैटेजी। लाइफ का भी यही रूल है। सर, हम किसी भी मैरिज में जाते हैं ना, तो देयर आर लॉट ऑफ रेसिपीज और डिशेज आते हैं, है ना। उसमें से हमें सेलेक्टेड, हम चेरी पिकिंग कर लेते हैं और अपना साइड में होकर के उसको एंजॉय करते हैं, राइट। हम सब कुछ नहीं ले लेते। अगर आप अगर आप ले भी लेंगे तो आप खा नहीं पाएंगे, और फिर वो वेस्टेज होगा। तो यहाँ पे वो मनी का वेस्टेज होता है, राइट। तो इसके बाद हम यहाँ पे ग्रीन पे आ गए। अब हम इसी कैंडल का, अनिमेश सर, वैसे तो मुझे क्वेश्चन के लिए वेट करना चाहिए अभी, लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं पूछ रहा हूँ। मुझे समझ में आया जो आपने थोड़ा सा बताया। अभी ग्रीन बनेगा तो हम अगले दिन कॉल की तरफ सोचेंगे, कब करेंगे वो आप बताने वाले हैं, लेकिन इससे 2 कैंडल पहले मुझे एक डोजी दिख रही है। हाँ, इसके अगले दिन हम क्या करेंगे? सर, डोजी जो कैंडल है, अगर देखो डोजी कैंडल, वैसे तो हाइकेनेशी पे मैं जो यूज़ करता हूँ वो मैं सिर्फ कलर ऑफ द कैंडल यूज़ करता हूँ। तो ये क्योंकि ये ग्रीन कलर है तो अगले दिन फिर हम बाई कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने की शुरुआत में ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ भी सकते हैं, छोड़ देते हैं। अभी एक्सपर्टीज की तरफ नहीं जाएंगे, अभी हम सिंपल, और मतलब मेरा जो प्रिंसिपल है ना, किस प्रिंसिपल, कीप इंडेक्स स्ट्रैटेजी सिंपल। अच्छा, ठीक है ना, इस पे हम रखेंगे, या कीप इंडेक्स स्कैल्पिंग सिंपल, कुछ भी बोल सकते हैं आप। सिंपल रखना है शुरुआत में, नहीं, क्योंकि ना ऑलरेडी बहुत सारा है
इमोशंस का प्रॉब्लम रहता है और हम स्ट्रैटेजी भी कॉम्प्लेक्स करें तो परेशान हो जाएंगे। द किस मे और मे नॉट बी सिंपल बट द स्ट्रेटजी शुड बी सिंपल। यस। तो यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल है, हम नेक्स्ट डे बुलिश है। ठीक है। ठीक है, अब मैं 3 नवंबर का 3 नवंबर 23 का, या मैं रिसेंट थोड़ा सा डेटा ले लेता हूँ, मैं किसी और एग्जांपल को लेता हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा पुराना हो जाएगा। लेट्स से, मतलब एज लॉन्ग एज हम डेटा निकाल सकते हैं हाँ इंट्राडे के अंदर, हाँ धन के बिल्कुल, प्लेटफॉर्म पे तो निकल ही जाएगा निकल ही सारा जाएगा। डेटा। ठीक है ना, अब मैंने जैसे यहाँ पे ठीक है, ये अप्रैल वाला डेटा ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, ये 9th ग्रीन कैंडल है, मुझे नेक्स्ट डे सोचना है 15 अप्रैल 25 को कि मुझे क्या करना है। ठीक तो मैं 5 मिनट का चार्ट ओपन करूंगा। ठीक है, पहले मैं आपको इंडेक्स का बता रहा हूँ, फिर मैं आपको स्कैल्पिंग का बताऊंगा। ठीक है, तो इंडेक्स पे जब मैं गया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ना कुछ इंडिकेटर्स लगा रखे हैं। एक MACD लगा रखा है जिसकी थोड़ी वैल्यूज मैंने चेंज करी है। एक EMA बैंड लगा रखा है हाई लो पे, ये मैं अभी बता दूंगा, मैं लगा के भी दिखा दूंगा कैसे लगाना है इसको यूजर्स को। वैसे 11 अप्रैल 25 को चलते हैं, तो हम यहाँ पे गए, दिस इज 11 अप्रैल 25, दिस इज 11 अप्रैल 25, हमारे सामने चार्ट आ गया। 11th को हमने नोटिस करना शुरू किया तो हम ट्रेड 12th को करेंगे, राइट? ट्रेड 12 को करेंगे, राइट? तो 12th भी नहीं रहा, आई थिंक वो वीकेंड है, तो 15th को 15 को ट्रेड करेंगे। करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट में ग्रीन कलर का कैंडल है, हमें नेक्स्ट डे सिर्फ कॉल के बारे में सोचना है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने सुबह सुबह एक तो ये गैप अप हो गया मार्केट में। ठीक है, और कभी भी गैप अप हो जाए तो आप एटलीस्ट 5-10 मिनट्स वेट करना पड़ेगा आपको मार्केट सेटल डाउन करने के लिए, कि थोड़ा सा जो ऑर्डर्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद हमें ट्रेंड थोड़ा सा फॉर्म हो जाए तो हम अपने इंडिकेटर्स को यूज करना शुरू करेंगे। कितना गैप अप? एटलीस्ट अगर 100-200 पॉइंट का गैप अप है, बहुत छोटा गैप अप है 25-30-50 पॉइंट का, तो फिर उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। 100 पॉइंट से ऊपर है 0.5% के आसपास या 0.4% से ऊपर हाँ, गया आप है। इतना अगर सोचेंगे, क्योंकि ना जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको नहीं पता कि गैप अप हो गया या गैप डाउन हो गया, तो उनको आपस में प्राइस के साथ सिंक होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम आए तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे मुझे कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है, ना मेरा MACD मुझे एक क्रॉसओवर पे कोई ट्रेड दे रहा है, यहाँ पे डाउन साइड ट्रेड आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो MACD ने डाउन साइड क्रॉस किया है, लेकिन वो हमें करना नहीं है, वो हमें करना कॉल बाय करनी है। कॉल बाई करनी है, और ये दोनों जो बैंड लगे हुए हैं इसके ऊपर होना चाहिए प्राइस, वो तो है हमारा, है ना, वो उसके ऊपर है लेकिन डाउन साइड है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर कैंडल्स बैंड के बीच में चला गया है तो भी मैं ट्रेड नहीं करूंगा, वो साइडवेज मार्केट है। ठीक तो है। ये दिन मेरा अवॉइड हो गया पूरा। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप इस दिन की रेंज देखेंगे तो ये तो आप छोड़ ही दीजिए, ये 23,670 अप्रॉक्स, और दिस इज 350, अराउंड 100 पॉइंट्स का मूव है। सर आपने बोला कि स्टार्टिंग के 5-10 मिनट के आसपास हमें अवॉइड करना चाहिए अगर गैप अप हो जाए तो, हमने अवॉइड कर लिया, लेकिन उसके बाद क्योंकि आपकी 5 मिनट्स कैंडल लगी हुई है तो शुरू के 10 मिनट के बाद भी प्राइसेस बैंड से ऊपर हैं, MACD बुलिश चल रहा है, फ्रेश बाय नहीं दिया उसने, तो 10 बजे के बाद जाके सेल दिया। इससे पहले जो MACD बाय में था और बैंड के ऊपर प्राइसेस थे, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। नहीं, हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, सिंपल रखेंगे। हम कर तो बहुत कुछ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इनिशियली हम कुछ नहीं करेंगे। देखो, मैं ऐसा सोचता हूँ कि हर दिन ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। अगर मेरे क्वालिटी सेटअप्स में ट्रेड चीज़ें आएंगी तो मैं करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ पर क्या होता तो मैं ट्रेड करता? हाँ, अगर ये MACD क्रॉस करता, ठीक है, और बैंड के आसपास प्राइसिंग होती या थोड़ी दूर भी होती, तो हम एक बार सोच सकते थे, वहाँ पे अपनी प्लानिंग कर सकते थे एंट्री करने की। ठीक है, नेक्स्ट डे पे चलते हैं, Next day क्योंकि पे ये वाला दिन भी हमारा ग्रीन क्लोज हुआ ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, ये वाला दिन हमारा नेक्स्ट डे, ये वाला दिन भी हमारा ग्रीन क्लोज हुआ है जी। अब जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे को यहाँ पे हमारी फेवरेबल कंडीशंस दिख रही हैं। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे, ये मेरा क्रॉस हो रहा है MACD यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें ब्लू लाइन यहाँ पे रेड लाइन को कट कर रही है, और जीरो लाइन का जो क्रॉसओवर होता है वहाँ पे भी हमें एक एंट्री पॉइंट मिल रहा है। जी। तो जब कभी भी हम इंडेक्स ट्रेडिंग करेंगे तो हमारा टारगेट इनिशियली, बहुत से लोग क्या करते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शुरू में, पोजीशन साइजिंग, पिरामिडिंग, ये सारी चीज़ों पे चले जाते हैं शुरुआत में ही। पॉइंट ये है कि अगर हम पहले सिंपल स्ट्रैटेजीज को फॉलो करें तो हम पहले कंसिस्टेंसी बिल्ड कर पाएंगे। तो मेरा पॉइंट है कि आप इसमें से 1:1.5 या 1:2 मैक्सिमम आपको टारगेट लेके निकल जाना चाहिए शुरुआत में। हम ट्रेड कहाँ पर ले रहे हैं? हम ट्रेड ले रहे हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, कैंडल ऊपर क्लोज होते ही बैंड के ऊपर कैंडल क्लोज हुई हमारी 5 मिनट्स वाली। हाँ, यहाँ पे जैसे ये वाला कैंडल क्लोज हुआ, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे हम अपना ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर डाल के रख सकते हैं और हम यहाँ पे एक एंट्री अपनी बना सकते हैं। सर MACD की दोनों लाइन हमें पॉजिटिव टेरिटरी में चाहिए, या सिर्फ MACD का हिस्टोग्राम पॉजिटिव चाहिए, या सिर्फ क्रॉसओवर चाहिए? एग्जैक्टली MACD में हम क्या देख रहे हैं?
MACD में हम क्रॉसओवर देख रहे हैं पहली चीज, और उसके बाद जीरो लाइन के ऊपर अगर आ गया तो मोमेंटम है। आप जीरो लाइन के नीचे भी बाई कर सकते हैं, लेकिन अगर जीरो लाइन के ऊपर है तो देयर इज अ हाई चांस कि क्योंकि उससे पहले जीरो लाइन के नीचे उसने क्रॉसओवर दिया क्रॉसओवर था, नीचे दिया था। अब यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे विद इन व्यू मिनट्स है ना, यहाँ पे 5 मिनट के अंदर इसने अपना जीरो लाइन भी क्रॉस कर दिया। ठीक है, पैरामीटर मैं बता देता हूँ, इसका जो डिफॉल्ट पैरामीटर होता है वो कुछ और होता है, वो होता है 12-26-9। राइट, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 8-21-8 फॉर इंट्राडे। मैंने जब इसको पुराने डेटा पे जाके देखा तो मुझे इस पे रिजल्ट्स बेटर मिले, तो वही मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार ट्राई कर लें। बाकी आप ऑलवेज आप ट्विक कर सकते हैं अपने पैरामीटर्स अपने अकॉर्डिंग, लेकिन मेरे को ये ठीक लगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली। एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं जस्ट फॉर द डिस्कशन। यहाँ पे हमने एक एंट्री पॉइंट बनाने की कोशिश की 23,340। अब जिस कैंडल पे मेरा बाई आया है उसी कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है। अब इस केस में अगर आप देखेंगे तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जब मैंने ये चीज़ बहुत बार देखी तो बहुत लोग बताते हैं ना जिस कैंडल पे है आई आए उसी के नीचे लो पे लगा दीजिए। तो मैंने जब उसको वर्कआउट किया तो वो वर्क नहीं कर रहा था, मतलब वो रेशियो नहीं बन रहा था। तो मैंने जब ये मेरा बैंड लगाने का पर्पज ही यही है कि मैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग और स्टॉप लॉस और जो मार्केट साइडवेज हो जाता है उसका सोल्यूशन ये बैंड है। ये बैंड क्या लगा हुआ है, EMA 21 का जो सेटिंग है, डिफॉल्ट सेटिंग क्लोज पे होता है। जब आप क्लोज पे लगाते हैं यहाँ पे तो वो इस तरीके से ड्रॉ होगा। आपको 2 EMA लगाने हैं, एक 21 हाई पे, एक 21 लो पे। मैंने यहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश की, मेरा लो पॉइंट ये वाला मेरा स्टॉप लॉस होगा इस वैल्यू पे। ओके, मतलब जो EMA की जो वैल्यू चल रही होगी वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 340 पे बाई करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 314, अप्रोक्सीमेटली 25 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है। अच्छा, और मेरा टारगेट यहाँ से यू कैन से 50 पॉइंट्स का मेरा टारगेट होगा मैक्सिमम, क्योंकि मेरा जितना स्टॉप लॉस है उतना ही मैं टारगेट इंटू 2 मैं टारगेट करूंगा। और जैसे ही प्राइस 1:1 पे पहुंचेगा मैं वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा, ताकि मुझे शुरुआत में अपने को सेफ रखना है। ये हम फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं या कॉल की बात कर रहे हैं? कॉल की। अच्छा, आप सेम सेटअप आप कॉल पे जाके लगा के देखेंगे तो वहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेट ये सिचुएशन बन रही होगी। देखो हमारे पास पुराना बहुत डेटा होता नहीं है ऑप्शन का, या जिस प्लेटफॉर्म्स पे होता है तो वो प्रीमियम प्लेटफॉर्म्स होते हैं। धन पे आपको पुराना डेटा निफ्टी पे जाके अगर आप चेक करोगे तो अप्रॉक्सीमेट आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। एट द मनी, इन द मनी पे काम करना है। कितना इन द मनी? 1 लेवल डाउन। जो सेंटर हमारा एट द मनी हो गया, इन द मनी 1 लेवल डाउन। बहुत नीचे जाएंगे तो वर्कआउट नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट मोमेंटम डिफरेंट तरीके से आएगा और फिर वो धीरे धीरे मूव करेगा। आपका जितना पॉसिबिलिटी ऑफ मोमेंटम होना चाहिए उतना होगा नहीं। और OTM में अगर आप बहुत दूर चले जाएंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ के प्रीमियम सस्ता मिल रहा है, वो तो फिर डजंट मेक सेंस, थीटा टिके का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बाई करने की कोशिश की और यहाँ से अगर मैं टारगेट देखता हूँ तो मुझे 50 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे 29 पॉइंट तक गया ये। ठीक है, अब मुझे तो नहीं पता कि यहाँ के बाद अब यहीं पे ट्रेडर को लगता है कि मैं क्या करूँ, मतलब मेरा टारगेट भी नहीं हुआ और ये नीचे आ गया तो ये एंट्री फेल हो गई। राइट, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको, जब ये आपका स्टॉप लॉस 25 लगा था तो 50 पॉइंट का आपका टारगेट था। जैसे ही 25 पॉइंट अचीव हुए आप अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर दीजिए। सबसे पहली चीज़ है कि जो हमने रिस्क लिया उसको हम सेफ कर लें, अवॉइड कर दिया हमने। अब वो आपका स्टॉप लॉस जाके कट गया। अब ये ना एक पूरा एक गेम हो गया। हमने एंट्री ली, चार्ट देखा, एनालिसिस किया, ट्रेड लिया, वेट किया और जा करके कॉस्ट टू कॉस्ट निकला। तो ये जब पूरा प्रोसेस हम कंप्लीट करते हैं ना फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, तो ट्रेडर के अंदर एक इमोशन आता है, टाइम वेस्ट हो गया ये तो सेटअप बेकार हो गया। सर मार्केट में पॉइंट वही है ना कि अगर हम हर सेटअप पे प्रॉफिटेबल सोचना चाहते हैं अभी, तो वो हमारी सबसे बड़ी गलती है। अगर एक साड़ी का दुकानदार ये सोचेगा कि ग्राहक को दिखाया और साड़ी खरीद के नहीं गए वो, तो टाइम वेस्ट हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि वो बिजनेस कर रहा है, वो जुआ ही खेल रहे थे। राइट, इट्स अ मैटर ऑफ कि आप सीरीज ऑफ ट्रेड कंप्लीट करेंगे। वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, 100 ट्रेड्स, उसमें से मैक्सिमम ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, होने चाहिए अगर एज निकालनी है, या एटलीस्ट रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका अच्छा होना चाहिए। मतलब 50% भी अगर आपकी एक्यूरेसी डेवलप कर पा रहे हो, 1:2 पे आ रहे हैं आप, तो इट्स गुड, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड मिला करके आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अगर एक्यूरेसी अच्छी आ रही हो, अगर आप 1:1.5 भी ले रहे हैं तो भी आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो आइडिया ये है कि हमें हर ट्रेड में प्रॉफिटेबल होने के बजाय 100 पीरियड के या 100 ट्रेड्स के बाद हमें सोचना है कि हम प्रॉफिटेबल हो भी पा रहे हैं या नहीं। तो ये ट्रेड को पूरी वैल्यू देनी है। अपॉर्चुनिटी तो थी ना,
अगर ये चला जाता तो अभी आप कहते नहीं बहुत बढ़िया ट्रेड था, चूंकि इसने कॉस्ट टू कॉस्ट दे दिया तो इसलिए लग रहा है अरे वेस्ट हो गया टाइम। फिर हम अब इसमें ब्रोकरेज आप अपना देख सकते हैं, थोड़ा बहुत बफर लगा लीजिए, 1 पॉइंट ऊपर या 2 पॉइंट ऊपर अपना ब्रोकरेज सेव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, यहां पे हमारा चूंकि कैंडल ग्रीन है तो मैं दूसरा ट्रेड भी यहां पे बाई करने के बारे में सोचूंगा, यहां पे कॉल गाइस यहां पे, ठीक है ना। अब चूंकि ये देखो कैंडल के बीच में बैंड के अंदर है, बैंड के अंदर है। अब यहाँ पे ना मैंने जो मेरा अगर किसी ने पुराना पॉडकास्ट देखा होगा तो वहाँ पे मैंने 34 EMA का यूज़ किया था फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग इन स्टॉक्स। निफ्टी पे ना थोड़ी वोलेटिलिटी डिफरेंट होती है स्टॉक के कंपैरिजन में, स्टॉक की वोलेटिलिटी चेंज होती रहती है, ज़्यादा होती है, निफ्टी की उतनी नहीं होती है। तो इसमें मैंने एक ट्वीक करा है छोटा सा, एक EMA हम और लगाएंगे, एक EMA हम और लगाएंगे, दैट इज ऑन क्लोजिंग बेसिस 21 पे ही, ओके, और उसको हम कलर रखेंगे रेड, ठीक है। अब यहां पे क्या चेंज होगा आपके माइंड में, देखिए यहां पे आपको जीरो लाइन के नीचे MACD में, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूं, राइट, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे हमें क्रॉसओवर मिलता है जी, मैंने जो रेड लाइन लगाई, अगर मैं रेड लाइन ना लगाऊं तो मुझे ये अभी लगेगा कि यहाँ ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बैंड के बीच में। बैंड के बीच में मोस्ट ऑफ द ट्रेडर पूछते हैं कि बैंड मान लो किसी रेंज में फंस गया है प्राइस, तो वो ब्रेकआउट किधर लेगा, अपसाइड लेगा या डाउन साइड लेगा। तो अगर आप एक बैंड बनाते हैं, उस बैंड की एक मीडियन लाइन भी बना देते हैं, जैसे बोलिंजर बैंड में भी होता है एक मीडियन लाइन होती है 21 की, तो यहाँ पे अगर हम 21 EMA क्लोजिंग बेसिस पे रख लेते हैं तो हमें यहाँ पे एक प्राइस स्ट्रक्चर भी दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये हमारा लो है, ये हमारा, सॉरी मैं कलर इसका ब्लू कर लेता हूँ, इनफैक्ट हमें येलो कर ले, कौन सा कलर ले ले, ब्लैक कलर ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। हाँ, तो यहाँ से ये गया नीचे आया, और यहाँ पे ऊपर जब आया तो इसने ये हाई ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। आप SMC में जाएंगे तो इसी को BOS बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बन सकता है। अब पैटर्न रीडिंग इज नॉट वेरी फ्रेंडली फॉर द बिगिनर्स, क्योंकि उनको लगता है कि सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं, अगर आप थोड़े से रिस्क अंडरस्टैंड करते हैं तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस इतना छोटा सा है, मतलब आप एग्रेसिव ट्रेडर जो है वो यहाँ पर बना यहाँ पे सकते हैं, और कंजर्वेटिव ट्रेडर्स थोड़ा सा वो ऊपर यहाँ पर ऊपर बना बना सकते हैं। सकते हैं। तो यहाँ दोनों के लिए स्टॉप लॉस रहेगा वो नीचे वाली लाइन बैंड ही रहेगी, EMA का लोअर वाला, 21 EMA का राइट। लोअर वाला। तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री बना रहा हूँ तो मेरा जो प्राइस है दैट इज 23,320 अप्रॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे मेरा लो बैंड का लेवल है वो है 302, 18 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है कैश में, 10 पॉइंट का ऑप्शन पे बनेगा अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ से मेरा टारगेट है, अगर 20 पॉइंट है तो 40 पॉइंट मेरा टारगेट है। यहाँ पे मैंने एंट्री किया होगा और मेरा टारगेट 40 पॉइंट्स का है, तो मेरे को यहाँ पे इजीली 40 पॉइंट मिल रहे हैं। जो आपका डेक्स प्लेटफॉर्म है या धन प्लेटफॉर्म है, उस पर जा करके आप ऑर्डर पहले से लगा सकते हैं। आप पहले से लिमिट ऑर्डर लगा के रखें, क्योंकि ऑप्शंस के जो प्राइसिंग होते हैं वो जा करके स्पाइक लगा के वापस तुरंत आ जाते हैं, तो आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे उतनी जल्दी, क्योंकि फिर यू नीड मतलब वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। इसीलिए आप थोड़ा टारगेट यहाँ पे 1:2 लेकर के निकल जाइए। तो हमने 2 ट्रेड चेक करे, एक में हमारा 1:2 कॉस्ट टू कॉस्ट हुआ, सेकंड हमारा प्रॉफिटेबल हुआ। अदर धन प्लेटफॉर्म पे तो सामने जहाँ पे स्कैल्पर लिखा है वहाँ पावर स्कैल्पर में जाके हम ऑप्शन के चार्ट भी देख सकते राइट, हैं, यहाँ बट नेवरदलेस यहाँ पे हाँ पावर स्कैल्पर पे हम जाके ट्रेड पे फोकस कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये एक दूसरा, यहाँ पे अभी भी हमारा ग्रीन कैंडल चल रहा है, डेली चार्ट हमारा कैंडल ग्रीन है, हमें ट्रेड बुलिश ही करना है। यहाँ पे क्रॉसओवर आता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसका हाई, अब इतनी बड़ी कैंडल बन गई, बहुत सारे ट्रेडर पूछते हैं सर इतनी बड़ी कैंडल बन गई क्या मुझे इग्नोर करना चाहिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पाइक लगने का, वापस रिवर्स करने का चांसेस होता है। तो इनिशियली क्या होता है कि देखो, जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो मुझे तो यहाँ पे ये हाई ब्रेक हो गया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे जाके तो ये वाला हाई जो डे हाई था वो यहाँ ब्रेक हुआ है, तो मेरे को तो दिख रहा है, लेकिन जो बिगिनर है उसको शायद ये चीज़ ना दिखे। तो मैं कहता हूँ सिंपल, जब आपने रूल बनाया है तो आप उस रूल को फॉलो करेंगे। यहाँ पे हाई अगर आपका ब्रेक हो गया है तो आप यहाँ पे ट्रेड ले लीजिए। लेकिन अनिमेश सर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो जाएगा क्या? हाँ, तो ऐसी कंडीशन में जब कभी भी ऐसा बड़ा कंडीशन हो, तो जो कैंडल आपके प्रीवियस कैंडल जो बड़ी बनी है उसका 50% लेवल, मतलब वो आप यहाँ पे एक जो हमारा जो फाइबोनेकी टूल है उससे हम इसका हाई और इसका लो अगर हम निकालेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 50% के आसपास हमारा ये वाला जो लेवल है 23,630, ये हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। मतलब अगर आप फाइबोनेकी नहीं भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिंपल आप क्या करेंगे, इस कैंडल का जो 50% है अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे, या ये वाला हाई आप कहीं पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं।
ठीक है। अब ट्रिगर हो गया तो ठीक है, मतलब फिर हमें आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब ये मैं तब बोल रहा हूँ जब कैंडल थोड़ी सी बहुत ही बड़ी कैंडल बन गई है तब, नहीं तो अदरवाइज आप बैंड का ही लो एंड हाई यूज करेंगे। ठीक। यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था से 23,390 हमारा एंट्री लेवल है, 395, राइट। और यहाँ पे मान लेते हैं हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है 360, 35 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। अब यहाँ से हमारा मिनिमम टारगेट होगा 70 पॉइंट्स। अच्छा। यहाँ पे जब हम बाई करेंगे तो हमारा 70 पॉइंट टारगेट होगा। यहाँ पे मैं जब जा करके इसको चेक करता हूँ तो मैंने यहाँ पे देखा, मैं यहाँ पे जब चेक करता हूँ तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये प्राइस 56 पॉइंट पे जा करके मार्केट क्लोज हो गया। तो क्या मैं इसको कैरी ओवर करूँ? इंट्राडे पोजीशन मेरी अभी भी मेरे फॉर्म में है, क्या मुझे कैरी ओवर करना चाहिए? तो आई डोंट थिंक सो कि इंट्राडे को स्विंग से मिक्स करना चाहिए। हम अगर इंट्राडे 330 हो गया या 325 के आसपास हम ट्रेड क्लोज करके चले जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको कुछ गेन मिल गया। अब पॉइंट आता है कि ये जो मोमेंटम आते हैं, ये वाले मोमेंटम, ठीक है, इनको कैसे कैच कर सकते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे भी ग्रीन है। मैं जब यहाँ पे गया तो मैंने देखा यहाँ पे जब मैं बाई करने गया तो इसका हाई के ऊपर इसका जो कैंडल का क्लोज है वो उतना सिग्निफिकेंटली आया नहीं। इनफैक्ट चलो मान लो आपने ले भी लिया, ठीक है, वैसे तो क्लोजिंग बेसिस थोड़ा सा देख सकते हैं आप 5 मिनट पे। मान लो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया और वो आपका स्टॉप लॉस हो गया, एक्सेप्ट दैट स्टॉप लॉस एंड मूव ऑन। क्योंकि स्टॉप लॉस पे क्या होता है ना कि एक हमारे माइंड में एक कैलकुलेशन चलती रहती है कि ये मेरा एफर्ट वेस्ट चला गया, ये मेरा एफर्ट प्रॉफिटेबल हो गया। आपको जिस पूरे दिन जब आप ट्रेड कर रहे हैं ना तो आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि मेरा एफर्ट प्रॉफिटेबल हुआ या लॉस मेकिंग हुआ। मेरे माइंड में ये आना चाहिए कि मैंने एफर्ट राइट स्ट्रैटेजी से लिया, वो वर्कआउट नहीं किया वो 100 ट्रेड के बाद हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन आज की मार्केट में हमें उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। अगर आपने स्ट्रैटेजी को डिजाइन करी है, मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है, आप इसमें और इंडिकेटर्स और अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के इसको इम्प्रोवाइज हमेशा कर सकते हैं। वो कोई फिक्स रूल नहीं है कि जो मैंने बताया वही आपको करना है और वही रिजल्ट्स मिलेंगे। 21 पीरियड की जगह 13 पीरियड ईएमए यूज कर सकते हैं, एमएसीडी के पैरामीटर फ्लैट डिफॉल्ट के यूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, आपको जहां पे कंफर्ट आए वहां पे आप कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि दिन में अगर हम 4 ट्रेड ले रहे हैं तो 2 के स्टॉप लॉस भी कटेंगे, लेकिन जो 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल होंगे वो सारा प्रॉफिट हमारा हमारे सारे लॉस को रिकवर कर देगा। एग्जाम्पल यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड आता है हमारा, इस पे हमने हाई पे लिया, छोटा सा स्टॉप लॉस था, यहाँ पे वापस हमारा 1:1 हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा। अब ये वाला जो ट्रेड है इसमें हमें लगेगा कि सर ये पूरा हम कैसे कैच कर सकते हैं। तो मालूम है क्या होता है कि मैंने जो ऑब्जर्व करा है इमोशनली, जब आप इस तरह के ट्रेंड देखते हो ना तो ये ट्रेंड आप कैप्चर तभी कर सकते हो जब आपको छोटे छोटे प्रॉफिट आते हों। मतलब आपकी जेब में अगर 50,000 रुपये हैं तो आप 50 लाख का बिजनेस के बारे में नहीं सोच सकते। आपकी जेब में 5 लाख रुपए मान लेते हैं या आपके पास, तो आप 1-1.5 लाख का बिजनेस सोच सकते हैं, कोई छोटा सा शॉप या कोई एक छोटी मोटी चीज़ कुछ सोच सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ कर सकते हैं। ट्रेडिंग में भी यही होता है, जितना कैपिटल आपके पीछे होगा, आपके बैंक अकाउंट में होगा या आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होगा, उतना आप मार्केट में आगे की तरफ सोच सकते हैं, बड़े टारगेट्स के बारे में कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि बिगिनर को ये कैच करने के लिए टेक्निकली तो बहुत सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पे बाई करो, यहाँ पे एग्जिट कर लो, बट इमोशनली ये कैप्चर करना मुश्किल हो जाता है। बिकॉज जब भी कैंडल, प्रॉब्लम क्या है कि हर थोड़ी थोड़ी देर पे कैंडल फ्लक्चुएट करते हैं, और जब फ्लक्चुएशन आता है तो हमें लगता है यहाँ से टर्न करेगा, यहाँ से टर्न कर जाएगा तो क्या होगा, ये तो इतना तो कोई कैप्चर कर ही नहीं पा रहा है। वो ही कैप्चर कर पा रहा है जिसको पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। इनफैक्ट करेक्ट, मेरे लिए मतलब जिसने लगा के भूल गया है, और वो जैसे कि आपने पहले भी बताया कि जिसको उस पैसे की जरूरत नहीं है वही कमा पाएगा उसके अंदर। मनी इज जस्ट अ नंबर, जितनी देर आप मार्केट में काम कर रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है, जितनी देर हम प्राइस चार्ट को देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को देख रहे हैं, उतना हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये नंबर्स का बिजनेस है, तो आपको कभी भी प्रॉफिट ये नहीं सोचना है कि आज मेरे 5,000 बन गए, आपके 10,000 चले गए, ये नहीं सोचना है। आपको पॉइंट्स में कैलकुलेशन करना है, आज मेरे पॉइंट्स कितने बने। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10 लॉट पे काम किया, 20 पॉइंट कैप्चर करे, कुछ और वैल्यू आएगी। मैंने 100 लॉट पे काम किया, मैंने 20 पॉइंट कैप्चर करे, कुछ और वैल्यू आएगी। पॉइंट सेम है। तो अगर ट्रेडर अपनी थिंकिंग प्रॉफिट एंड लॉस से हटा दे और पॉइंट्स पे ले आए, उसका ये टारगेट हो कि मुझे ना पॉइंट्स निकालने हैं, मुझे प्रॉफिट लॉस नहीं निकालना है, तो वाइल डूइंग द ट्रेडिंग उसका साइकी चेंज हो जाएगा। तो वो पॉइंट्स के पीछे जाएगा, क्योंकि देखो ये जो चार्ट है ना, ये चलता रहेगा,
जब आप मार्केट में नहीं भी थे ट्रेडर्स तब भी ये मार्केट चल रहा था, आप नहीं रहेंगे तब भी ये चलता रहेगा। तो हमारा काम ये है कि हम एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे आए हैं। हमें 10-20 साल का एक इंपॉर्टेंट हमारा करियर फेज है, या ट्रेडिंग करियर फेज है, या जो भी आप सोच सकते हैं, उसी में जो करना है। तो एक बहुत ही इंटेलिजेंस तरीके से नहीं सोचना है, वाइज तरीके से सोचना है। मतलब इंटेलिजेंस ये कहती है कि ये सब मुझे चाहिए, विजडम ये कहती है कि मुझे जरूरत कितनी है। और इंटेलिजेंस के चक्कर में बहुत सारे ट्रेडर्स बहुत सारी स्ट्रैटेजी का कलेक्शन बना चुके हैं, अपने फोल्डर्स उनके रेडी हैं, लेकिन उनकी Profit नहीं विजडम बन रहा। वो प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड स्ट्रगलिंग ट्रेडर। मतलब कुछ तो रैंडम ट्रेडर उनको छोड़ देते हैं, सीखने के बाद भी प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा है उसकी वजह बता रहा हूँ। सर एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? स्पॉट प्राइस, फ्यूचर प्राइस, ऑप्शन चेन या ग्रीक्स? मेरे हिसाब से अगर आप बाइंग कर रहे हैं, इंट्राडे बाइंग कर रहे हैं, तो कैश मार्केट का जो प्राइस सेक्शन है और प्रीमियम का जो प्राइस सेक्शन है, या जो आप सेटअप बनाओगे, वो इंपॉर्टेंट उतना भी अगर आप देखेंगे तो आप सिग्निफिकेंटली अच्छा कर पाएंगे। ऑप्शन चेन, ग्रीक्स या डेल्टा वेगा, जो भी हम चीज़ें ग्रीक्स देखते हैं, उसका इंट्राडे में इम्प्लीकेशन फॉर एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए उतना मुझे यूजफुल नहीं लगा अभी तक। ऑल्दो आई हैव स्टडीड ऑप्शन सेलिंग में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे उन चीज़ों की बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट्स है, बहुत अच्छा हम उससे चीज़ें निकाल सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में आई फील कि टेक्निकल वर्क्स मच बेटर देन दैट। सर हमारी जो स्ट्रेटजी है वो प्राइमरीली ब्रेकआउट के ऊपर बेस्ड है कि एज एन वो ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है। हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ फॉल्स ब्रेकआउट एंड अ जेन्युइन ब्रेकआउट? फॉल्स ब्रेकआउट और जेन्युइन ब्रेकआउट में सबसे इंपॉर्टेंट जो फ़र्क है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ना ये लगाया हुआ है MACD। ठीक है, MACD की वजह से क्या हो रहा है कि हम अगर MACD और बैंड दोनों एक साथ क्रॉस कर रहे हैं तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो ब्रेकआउट होगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ लोग वॉल्यूम भी देखते हैं। ठीक है, तो आप वॉल्यूम भी लगा सकते हैं अपने सिस्टम पे अगर देखना चाहें तो। मतलब द आइडिया इज़ कि अब मैं चीज़ों को कॉम्प्लेक्स इसलिए नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आई फील कि स्टार्टिंग में बहुत सारे पैरामीटर्स ऐड कर देने से, वॉल्यूम को या ऑर्डर फ्लो को या और भी चीज़ें, अभी डेस्क पे ऑर्डर फ्लो हमारा लॉन्च हो गया है, ठीक है, वो सारी चीज़ें यूज़ करने से हमारी एक्यूरेसी तो इंप्रूव हो जाएगी, नो डाउट, लेकिन इस स्ट्रैटेजी को पहले आप सिंपल वनीला तरीके से इसको फॉलो करके दिखाइए। दिस इज चैलेंज कि आप 100 डेज इस स्ट्रैटेजी को पेपर ट्रेड करके दिखाइए, फिर हम इसमें नए नए नुएंसेस ऐड करते चले जाएंगे। मतलब फर्स्ट बोलते हैं ना कि रूल ब्रेक करने के लिए पहले आपको रूल्स पता होने चाहिए, तो पहले मैं रूल्स पता तो हूँ कि ब्रेकआउट पे एंट्री कहाँ फेल हो रही है, ब्रेकआउट में एंट्री फेल भी हो रही है कि नहीं हो रही है, तो मैंने पैरामीटर्स उस तरीके से एडजस्ट करे हुए हैं कि ताकि आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ओके, तो सर स्ट्रैटेजी तो अनडाउटेडली क्योंकि आपके 17 साल के बड़े एक्सपीरियंस से निकली हुई है, तो एक बिगिनर के लिए वेरी ऑनेस्टली थोड़ा सा मुश्किल तो रहेगा, बट मेरे ख्याल से अगर एक बिगिनर यहाँ से शुरू करे कि, एंड प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक बिगिनर अगर इस थॉट से ही स्टार्ट करे कि आपकी ग्रीन हाइकनाशी बनी हुई है तो आपको कल बाई आपको कॉल की तरफ जाना है, अगर रेड हाइकनाशी बनी है तो आपको सेल की या फिर पुट की तरफ जाना है, और फिर उसके बाद उस बैंड और MACD और कुछ एक दो चीज़ों को साथ में यूज़ करके कॉन्सेप्ट आपका यूज़ करें, लेकिन अपने अकॉर्डिंग वो स्ट्रेटजी को ट्वीक कर लें। मैं वही बोल रहा हूँ कि दिस इज नॉट अ स्ट्रैटेजी, दिस इज अ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट राइट, दिस इज अ लॉजिक कि मुझे डेली चार्ट के फेवर में इंट्राडे में ट्रेड करना है। अब आप इसको MACD से भी ट्रेड कर सकते हैं, RSI से भी कर सकते हैं, मूविंग एवरेज सिंपल से भी कर सकते that's a हैं, आप individual प्राइस एक्शन से choice. भी कर सकते हैं। हाँ। मतलब आप कुछ मत लगाइए, आप प्राइस एक्शन से भी इस चीज़ को कर सकते हैं। पॉइंट मेरा ये है कि जो शुरू में ना साइकिल हम जब चलाते हैं ना, तो साइकिल चलाना जब सीखते हैं तो हमें एक बैलेंसर के साथ सिखाई जाती है। वो बैलेंसर क्या काम करते हैं, अगर आप थोड़ा सा डिसबैलेंस हुए तो वो सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं, जब आप 5-10 साल मार्केट में गुजार लेते हैं, तो आपको शायद उन बैलेंसर की जरूरत नहीं होती है, हटा तो के चला आप दें। रियल फन वही है। राइट, लेकिन मेरा वही बोलना है कि फन इंपॉर्टेंट है या A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है, पहुंचना। राइट। मतलब एक ईगो होती है कि मैं ना प्राइस एक्शन देख लेता हूँ, मैं SMC पे ट्रेड करता हूँ, ICT, मैं ऐसा करता हूँ, वैसा order करता flow, हूँ। yes. देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो SMC में लॉस करते हैं। मतलब वही तो पॉइंट है ना कि कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, एडवांस कॉन्सेप्ट सीख लिए और आप उसको अप्लाई कर नहीं पा रहे। सीखो, इतना सीखो, थोड़ा सीखो, उसको अप्लाई करके दिखाओ पहले मार्केट में अपने बिहेवियर के साथ। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं हर सेशन में यही चीज़ें कवर करता हूँ, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही बोलता है कि आप सिंपल मूविंग एवरेज से भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं इफ़ यू नो हाउ। सर यहाँ पर हमने इंट्राडे ऑप्शन बाइंग इन इंडेक्स ये हमने सीखा। दो क्वेश्चन है मेरे।
क्या सिर्फ निफ्टी ही बेस रहेगा या सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, हम इनको भी यूज कर सकते यूज हैं? कर सकते हैं आप, सेंसेक्स पे भी कर सकते हैं, बैंक निफ्टी पे भी कर सकते हैं, सेम स्ट्रैटेजी या सेम कॉन्सेप्ट को आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एट द मनी और स्लाइटली इन द मनी Slightly ऑप्शन में in ही the हमने money, काम करना है, हाँ। मतलब 0.5 डेल्टा या फिर 0.6 डेल्टा के आसपास पे हमने रहना है, राइट, और वही स्टॉप लॉस और टारगेट का हमें वहां पर एम करना है उसके करेक्ट। अंदर। इसको अगर मैं स्कैल्पिंग पे कन्वर्ट करना चाहूँ, जी जैसे मैंने प्लीज बताया प्लीज। कि मुझे इसको स्कैल्पिंग पे कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहली चीज़ मुझे क्या करनी है, स्कैल्पिंग की टाइम विंडो हमें डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि हर समय स्कैल्पिंग करना ठीक नहीं होता है, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है। तो 9:30 से 11 सुबह का 1.5 आवर्स आप स्कैल्पिंग के लिए निकाल सकते हैं, या आफ्टरनून में 2 to 3:30, ये आपका स्कैल्पिंग विंडो हो सकता है। जब सबसे ज्यादा वॉलेटाइल टाइम्स होते हैं। वोलेटाइल टाइम्स होते हैं जहाँ पे आपको फ्लैट होने के चांसेस मार्केट के नहीं है। नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस इसी चार्ट 5 मिनट के चार्ट को 1 मिनट पे चेंज कर देना है। मैं इसी चार्ट को जैसे ही 1 मिनट पे चेंज करूंगा, मैं चला जाता हूँ उसी टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा मुझे डेटा पीछे जाना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही वाला दिन ले लेते हैं कि इस दिन में मुझे स्कैल्पिंग करनी है, 16 मान लेते हैं, 16 अप्रैल को स्कैल्पिंग करनी है, तो मैं 16 अप्रैल की स्कैल्पिंग पे जाता हूँ। ये मेरा 16 अप्रैल का चार्ट आ गया, राइट। स्कैल्पिंग में थोड़े से रूल्स डिफरेंट हैं। 1:2 की जगह हम सिर्फ 1:1 या 1:1.5 को टारगेट करेंगे, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि टारगेट छोटे हैं और वोलेटाइल टाइम्स पे आप काम कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ आप कर सकते हैं, आप जीरो लाइन की जो एंट्री है यहाँ पे, अगर इस पॉइंट पे कोई एंट्री आ रही है तो उसको आप अवॉइड करेंगे। आप मैकडी का जो नीचे का लेवल है जीरो लाइन के नीचे का, उसको लेने की कोशिश करेंगे। मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ रिवर्सल ट्रेड। जीरो लाइन पे जब कट करता है तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट ट्रेड। तो हम ब्रेकआउट की जगह थोड़ा सा रिवर्सल ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा बने। जब भी तो हम सेम हाइकन राशि हमारी जब कल ग्रीन बनी हुई है, तो आज हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे या Yes, फ्यूचर्स बाय करेंगे, yes, और यहाँ पर एक माइनर सा ट्वीक ये है कि हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे इंस्टेड ऑफ 5 मिनट्स के चार्ट के, करेक्ट, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जब MACD में बाय देगा, और वो MACD आपका 821.8 है, हाँ, अगर वो यहाँ पर बाय देगा, और सेम टाइम पर अगर हमें ऊपर बैंड में, मुझे आपको पता नहीं है अगर बैंड में भी रिकवरी चाहिए या नहीं चाहिए, हाँ। लेकिन MACD में रिकवरी आई है तो हम यहाँ पर बाय आप कर लेंगे। बैंड को यहाँ पे मतलब अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप बैंड को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए जा रहे हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप बैंड लगा के भी रखे हो तो एटलीस्ट आपको बैंड से पता तो चल रहा है ना कि मार्केट किस जोन में है। जैसे मैं एक एग्जांपल यूज करता हूँ कि जब हम कार ड्राइव करते हैं, हमें पता होता है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट हम जा रहे हैं, हमें रास्ता भी पता है, लेकिन हम फिर भी जीपीएस ऑन कर लेते हैं, मैं तो जरूर कर लेता हूँ। राइट। उससे क्या होता है, एक मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है, आपको ट्रैफिक पता चलता रहता है, आपको ड्यूरेशन पता चलता है, काफ़ी चीज़ें हेल्प मिलती है, मेंटल सेटिस्फैक्शन। Right. तो ये इंडिकेटर अगर आप लगा के रखेंगे तो आप कंफर्ट फील करेंगे। ठीक। एवरीथिंग इज इमोशंस, तो हमें कंट्रोल्स स्क्रीन पे लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जब इसने क्रॉस किया, इसका हाई ब्रेक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेडर पूछेंगे कि सर मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, तो जो प्रीवियस कैंडल जो भी होगी उसका लो हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। तो मान लो मैंने यहाँ पे इस कैंडल पे मुझे क्रॉसओवर मिला, इसका हाई कटते ही मैंने बाई एंटर किया, या मैं इसी कैंडल पे भी कर सकता हूँ, उसकी नेक्स्ट कैंडल पे भी कर सकता हूँ, और ये मेरा लो स्टॉप लॉस हो सकता है। जितना भी डिफरेंस है उसका 1:1.5 हमारा टारगेट होगा, और हम जरा सा भी नहीं सोचेंगे कि ये अभी चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा वाला प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। जो हो रहा है वो ट्रेड करना है, जो हुआ था या जो होगा वो ट्रेड नहीं करना है। मार्केट में प्रेजेंट मोमेंट पे रहना है और उतना टारगेट लेके मार्केट से निकल जाना है। ऐसे करके आपको दिन में हो सकता है स्कैल्पिंग में 4-5 ट्रेड भी मिल जाए, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो इस तरह से आप स्कैल्पिंग में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम सिस्टम को। ग्रेट। सो जो मुझे समझ में आया है कि आपने स्ट्रैटेजी ज़्यादा फोकस किया है कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करने को, तो आई वुड रिकमेंड एवरीवन, आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि आप भी इसको कॉन्सेप्ट की तरह ही देखिए। इट इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी। ऑफ कोर्स सर ने अपने सारे रूल्स बता दिए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसको कॉन्सेप्ट की फॉर्म में देखिए, अपना ट्वीक जरूर ऐड कीजिए, क्योंकि जो एक्चुअल आपको सक्सेस मिलने वाली है वो शायद इसी ट्वीक से मिलने वाली है, इंस्टेड ऑफ कि आप पूरी की पूरी स्ट्रेटजी रेप्लिकेट कर लीजिए। आप स्ट्रेटजी रेप्लिकेट कर सकते हैं, लेकिन प्लीज मेक श्योर किसी भी स्ट्रेटजी को यूज करने से पहले बैक टेस्ट कर लीजिए, सो दैट यू स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल। जैसा कि सर ने बताया कि इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रेटजी नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज आपका ट्वीक है, इंपॉर्टेंट चीज आपका कंफर्ट है, क्योंकि पैसे आपके कंफर्ट से बनने हैं, पैसे आपके कन्विक्शन से बनने हैं। राइट सर? राइट। एक yes, एग्जांपल ले रहा हूँ छोटा please, सा, please. राइट, कि सबसे पहली चीज़ जो मार्केट में जब हम आते हैं ना, तो हमें चेज नहीं करना है। लेट द मार्केट कम्स टू यू।
जैसे हम एक एग्जांपल यूज़ करते हैं कि आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जब जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो वहाँ पे ना आपको बहुत सारे आइटम्स दिखते रहते हैं, इन पे सेल चल रही है, इतने प्राइस चल रहा है, आप सब बाई नहीं कर लेते। आप वहाँ पे सेलेक्ट करते हो एज़ पर योर नीड एंड एज़ पर योर पॉकेट। तो ये मार्केट ना आपको ऐसे दे दिया गया है कि आप जाओ और सब कुछ हमें लगता है हमें सब करता है। सबके मोबाइल में क्रिप्टो भी है, गोल्ड भी है, निफ्टी भी है, सब कुछ करना है सबको। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप एक इंडेक्स ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, आप स्कैल्पिंग सेलेक्ट कर लीजिए और उस स्टाइल पे आप टिक जाइए मिनिमम 3 मंथ्स। वो स्टाइल की जो एज होगी वो आप बाहर आने लगेगी। तो एक माइंड ट्रिक मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, दैट इज कॉल्ड सेलेक्ट। सबसे पहले चीज आपको स्कैन करना है, स्कैन केयरफुली। सेकंड, एंटर क्वालिटी ट्रेड्स ओनली। अब क्वालिटी ट्रेड का डेफिनेशन क्या है? जो हमारे सिस्टम में आ रहे हैं वो हमारे क्वालिटी ट्रेड है। मान लेते हैं कि आपके सिस्टम में ट्रेड नहीं आया और वो बहुत लंबा चल गया, तो कहीं ना कहीं फोमो वाली फीलिंग आती है कि मेरे से छूट गया। तो अगर आप पिछले जाकर के चार्ट्स एटलीस्ट 100 चार्ट्स को जाके स्टडी करेंगे तो कई बार ऐसा हुआ होगा। राइट। पॉइंट वही है ना कि हम मार्केट में आगे 3 महीने टिक पाएंगे, ये इस पे डिपेंड करेगा कि हमने पहले 3 साल का डेटा स्टडी किया है कि नहीं। मतलब पीछे के स्टडी आपको मार्केट में हेल्प करती है डेटा टेस्टिंग में। नहीं तो क्या होता है कि हम थोड़ा सा कुछ सीखा, ये स्ट्रैटेजी अभी ट्रेडर्स लगाएंगे और ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, 1-2 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे, 1-2 ट्रेड लॉस में जाएंगे, फिर स्ट्रैटेजी चेंज कर देंगे और ये वीडियो डिस्कार्ड कर देंगे और Correct. स्ट्रैटेजी डिस्कार्ड हो जाएगी। दूसरा है लिमिट ओवर ट्रेडिंग। अब ओवर ट्रेडिंग पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब लोग कहते हैं कि दिन के 3 ट्रेड करो या एक लिमिट बनाने की कोशिश करते हैं। मेरा ये है कि ओवर ट्रेडिंग, अगर आपके सिस्टम में कोई भी ट्रेड नहीं आ रहा है और आपने एक भी ट्रेड कर दिया तो वो ओवर ट्रेडिंग है। और अगर आपके सिस्टम में 10 ट्रेड आ रहे हैं और विद इन द सिस्टम है तो वो ओवर ट्रेडिंग नहीं है। यू कैन डेफिनेटली डू दैट ट्रेड्स। फिर उसके बाद आता है ई, सेलेक्ट में ई आता है एलिमिनेट नॉइस। तो हमें सबसे पहले नॉइस खत्म करनी है। वो मैंने डेली चार्ट और आपका जो 21 EMA 5 मिनट और 1 मिनट पे उसको लगा करके मैंने वो नॉइस एलिमिनेट कर दिया है। उसके बाद आई गो टू कंट्रोल इमोशंस। वही जो मैंने शुरुआत की थी इस पॉडकास्ट में कि इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो इंडेक्स ट्रेडिंग हो, चाहे वो स्कैल्पिंग हो, चाहे वो स्टॉक ऑप्शंस हो, तो वो आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। और फिर ट्रेड स्मार्ट। आपको इंटेलिजेंट नहीं होना है, आपको स्मार्ट होना है। देयर इज अ डिफरेंस। इंटेलिजेंस ये कहती है कि मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे परफेक्ट चाहिए, मुझे एकदम पिन पॉइंट एंट्रीज चाहिए। ऐसा कोई किसी को सब कुछ नहीं मिलता है मार्केट में। आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एवरेजिंग करके प्रॉफिटेबल होना है। और अपने को एक लॉन्ग टर्म, जब आप सोचेंगे ना कि एटलीस्ट मुझे 5 साल मार्केट में रहना है, तो आप ये छोटी मोटी गलतियां नहीं करेंगे। और जब आप ये सोचेंगे मुझे आज पैसा चाहिए, कल पैसा चाहिए, क्योंकि मार्केट को लोगों ने एटीएम मशीन समझ रखा है कि मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, चलो जल्दी से ट्रेड करते हैं, पैसे निकालते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इतना सिंपल नहीं है। लाइक एनी अदर करियर, आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच अनिमेश सर, दैट वाज अ ब्यूटीफुल इंटरेक्शन विद यू। Thank you. और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ऑनेस्टली, देखिए आपके लिए बड़ा ही आसान था कि आप ऐसे कुछ एग्जांपल प्रिपेयर करके लाते और हमें दिखाते कि ये देखो इसमें भी प्रॉफिट आ रहा है, इसमें भी प्रॉफिट आ रहा है, हम पर्टिकुलर डेट पे चलें। मैंने देखा कि आप बिल्कुल लाइव तरीके से समझा रहे थे कि रैंडमली आपने डेट सेलेक्ट करी और वहाँ से कैसा भी एग्जाम्पल आ रहा है, क्योंकि आपका फोकस ही ये था कि आई एम नॉट डिस्कसिंग द कंप्लीट स्ट्रेटजी, आई एम डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट। और यहीं पर मैं अपना जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपकी स्लाइड में मैं देख पा रहा हूँ, दैट इज आई वुड लाइक टू टेल टू माय व्यूअर्स। यहाँ पर लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटीज विल ऑलवेज एग्जिस्ट, डिसिप्लिन इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। कॉन्सेप्ट सर ने आपको दे दिया है, लेकिन अब आपका डिसिप्लिन है, आपकी बैक टेस्टिंग है, आपका कन्विक्शन है। कन्विक्शन आपकी बैक टेस्टिंग से ही आएगा। आप सर की स्ट्रेटजी को मल्टीपल टाइम पीरियड्स पे, डिफरेंट डेटा पॉइंट्स पे, चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, या जिस भी इंडेक्स में आप ट्रेड करना चाहते हैं, आप उन सब पे ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको इस पूरी स्ट्रेटजी से और इस पूरे कॉन्सेप्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों, जैसे कि सर ने बताया कि ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको इसको एग्जैक्टली स्ट्रेटजी में कैसे कन्वर्ट करना है, क्या आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या पोजीशन साइजिंग होनी चाहिए, कितने लॉट से आप स्टार्टिंग में ट्रेड कर सकते हैं, कितने लॉट आपको अवॉइड करने चाहिए, क्या आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, कौन कौन से प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स कैसे रहते हैं, और पिन पॉइंट बहुत सारे एग्जांपल्स, ये सारी चीजें अनिमेश सर ने अपने कोर्स में डिस्कस की है। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिए। इंट्राडे ऑप्शन बाइंग आसान काम नहीं है, लेकिन सर ने कोशिश करी है इस कोर्स में आपके लिए आसान बनाने की। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे ऑडियंस के लिए कि मैंने इसमें एक पाइन स्क्रिप्ट का इंडिकेटर भी फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें दिया है। वो इंडिकेटर मैंने, ऐसा नहीं है कि वो इनवाइट ओनली इंडिकेटर है कि मैं उसका एक्सेस दूंगा, आप उसका मैंने कोड दे दिया है, आप उस कोड को जाके यूज़ कर सकते हैं।
कोई भी इंडिकेटर मैजिकल इंडिकेटर नहीं होता है। आपको सबसे पहले कंटेक्स्ट समझना होता है मार्केट का, फिर स्ट्रैटेजी बनानी होती है, फिर उसको टेस्ट करनी होती है, फिर मार्केट में अप्लाई करनी होती है। तो डोंट गो इन दिस ट्रैप कि कोई मैजिकल इंडिकेटर है जो आप खरीद लेंगे और कल से अप्लाई करेंगे और वो प्रॉफिट बनाने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रॉफिट आप ही को बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट कन्विक्शन आप ही की होनी प्रॉफिट चाहिए। आपको बनाना पड़ेगा। और जो मैंने इंडिकेटर का स्क्रिप्ट दिया है वो आप यूज कर सकते हैं बैक टेस्टिंग डेटा पे। यहाँ पे मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि ये स्ट्रैटेजी जाके कल आपको अप्लाई करनी है। आपको ये कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा ये पॉइंट इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट, कहीं ऐसा ना लगे कि ये स्ट्रैटेजी परफेक्ट है और जाकर के हम इसको अप्लाई कर देंगे। ये एक कॉन्सेप्ट है, आपको जा करके मार्केट में पुराने डेटा पे हमारे लॉजिक को, अपने लॉजिक को जो आपने अभी तक सीखा है, अगर आप देखो, मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में 1 मिनट जोड़ना चाहता हूं। अगर आप अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, या अगर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि मुझे कुछ आता भी है या नहीं आता है, तो ट्रस्ट मी, आपको बहुत कुछ आता है। डॉट्स कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीज होंगी जो आपको पक्का पता होंगी कि ये काम करती हैं, उनको आप इस स्ट्रैटेजी के साथ कंबाइन कीजिए और अपना एक मॉडल डेवलप कीजिए। और इस स्ट्रैटेजी को ऐसे मेरे साथ बहुत सारे, जैसे आपके बहुत सारे वीडियोज हैं, मेरे बहुत सारे वीडियोज हैं, उनको देख करके अपना मॉडल बनाइए और उसको मार्केट में जाके आप टेस्ट करके अप्लाई करिए। आपको देयर इज हाई चांस कि आपको रिजल्ट मिलेंगे। करेक्ट। द आइडिया इज नॉट टू शेयर द ट्रेडिंग स्ट्रेटजी विद यू, द आइडिया इज टू शेयर द एजुकेशन विद यू। तो जो भी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं, जो भी आपके कॉन्सेप्ट है, आप उसको एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए। और सर के जो एग्जांपल्स हैं, जो वो रिस्क मैनेजमेंट के अराउंड, बिहेवियर के अराउंड डिस्कस करते हैं, दे आर द रियल गेम चेंजर्स। और वो सारी चीजें कोर्स में सर ने डिस्कस करी हैं। तो प्लीज मेक श्योर नीचे जाके आप डिस्क्रिप्शन में कोर्स के लिंक को चेक कर लीजिए। क्या क्या सर ने पढ़ाया है वो सब कुछ आपको मेन्यू में दिख जाएगा, उसके इंडेक्स में दिख जाएगा। प्लीज मेक श्योर कि अगर आप एक इंट्राडे ऑप्शन बायर बनना चाहते हैं, अगर ये आपका सपना रहा है, तो इस कोर्स को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच टू एवरीवन एंड प्लीज मेक श्योर इस पूरे कॉन्सेप्ट के अराउंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में डाल दीजिए। सर विल मेक श्योर कि उन सारे क्वेश्चंस के आंसर जरूर किए जाए। थैंक यू सो मच। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू महेश। थैंक यू सो मच।